तो कल हमने फंक्शंस के मिडिल में एंड किया था और फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। जैसे ये लाइन 1 2 3 में ये फंक्शन मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे दो नंबर्स हैं P1 और P2 और ये उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। जहाँ पे ऐसे 3 और 4 है उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 12। जहाँ पे ये देखो आउटपुट है। बढ़िया। तो ओके, अब ये फंक्शन का ये सिंटैक्स है कि फंक्शन कैसे लिखते हैं। इन जावास्क्रिप्ट अ फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड followed by a name followed by a parenthesis. Now function names can contain letters, digits, underscores and dollar signs same as variables. तो जैसे वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन होती है सेम हम फंक्शंस में फॉलो करते हैं। और फंक्शन का सिंटैक्स होता है कि पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं जिससे हम बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट को कि आगे वाला कोड आने वाला जो है वो फंक्शन होगा। आगे उसके फिर नाम होता है फंक्शन का, फिर होता है उसके पैरामीटर्स जो ब्रैकेट्स में होते हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में फंक्शन का कोड लिखते हैं जो फंक्शन को परफॉर्म करना है। और एंड में यहाँ पे जो रिटर्न जो कीवर्ड तुम देख रहे हो ये बस जो वैल्यू जो प्रोसेस होता है यहाँ पे या जो भी कैलकुलेशन होती है ये उसको रिटर्न कर रहा है। मतलब यहाँ पे माई फंक्शन 3 4 लिया तो P1 और P2 में 3 4 गए, वो मल्टीप्लाई हुए, आंसर आया 12। आंसर आया 12 और वो रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न आंसर में जो आएगा तो 12 रिटर्न हो जाएगा इससे 3 4 मल्टीप्लाई के। तो यहाँ पे आंसर की जगह जो वेरिएबल है यहाँ पे 12 आ जाएगा बस। सही। तो फंक्शंस काफी सिंपल है। इसके अलग अलग सिंटैक्स भी होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, लेकिन जैसे एडवांस और पढ़ोगे तो वैसे वैसे उसको समझ में आ जाएगा। कुल। अब जाते हैं हम एरेज पे। तो एरेज भी जावास्क्रिप्ट में सॉर्ट ऑफ सी प्लस प्लस या सी जैसे ही सिमिलर होते हैं, लेकिन वी हैव मच मोर मॉड्यूलैरिटी हियर। तो arrays are list like objects. Now, neither the length of a JavaScript array nor the type of its elements are fixed. जैसे कुछ लोग जो C++ से आ रहे होंगे, तुमको पहले एक array को डिफाइन करने से पहले उसका साइज लिखना पड़ता है ना कि int array और उसका साइज लिखना होगा। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। तुम एक array को डिफाइन कर दो और बस ये देखो जैसे ये बस ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो। मैं दिखाता हूँ। हाँ सही है। चैट का मेरा सही है। खुद। तो यहाँ पे देखो जैसे एक एरे है। अब इस एरे को हमने डिक्लेयर किया, इसका नाम है कार्स, राइट। इसको पहले लेट से डिक्लेयर कर लेते हैं। गुड। तो इस एरे में हमने कोई वैल्यू नहीं दिया। जैसे एरे के अंदर याद है सी और सी प्लस प्लस में हम लोग नंबर्स लिख सकते हैं, स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं। जैसे 12 लिख दिया, फिर 34, फिर 55, फिर 83 या ऐसे करके हम लाइक एरेस के अंदर हम डेटा डाल सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम पहले एरे को एम्प्टी डिक्लेयर करके उसके अंदर बाद में फिर बाकी उसके डेटा भर सकते हैं। जैसे अब हमने एरे एम्प्टी डिक्लेयर की, लेकिन अब उसके अगली लाइन में हम उसके पहले इंडेक्स से मतलब, और एरेस हमेशा इंडेक्स से होती है। ये तो शायद तुम सबको सी और सी प्लस प्लस से पता ही होगा। तो पहली इंडेक्स से मतलब 0th इंडेक्स पे हमने दिया है वैल्यू उसका सैब जो एक स्ट्रिंग है। और फिर उसके दूसरे इंडेक्स पे जो है 1 हमने दिया है वॉल्वो। फिर तीसरे इंडेक्स पे जो है 2 हमने दिया है BMW। तो फिर अब ये कौन सा कार्स हो गया, ये कार्स का एक एरे हो गया। और ये सेम चीज इसको कह सकते हैं ऐसे, जो हमने यहाँ पे एरे में एक एक करके सारे एलिमेंट्स को वैल्यू दी है वो सेम चीज हम एक बार में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये होता है दूसरा लाइक तरीके का लाइक डिक्लेरेशन एरे का बेसिकली। तो हाँ, और फिर अब एरेस को अगर एक्सेस करना है हमें वो सारी टर्म्स को, तो फिर अब वो दिखाता हूँ। तो पहले हम कौन से लॉक करेंगे। हाँ, स्ट्रिंग इंटीजर तुम कोई भी हाँ वेरिएबल हाँ। डिफाइन नहीं होती है रवि। अच्छा वो डाउट पूछ रहे हो ना। हाँ हाँ सही। कोई। बढ़िया। तो ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे कार्ड्स
2। तो ये सेकंड मैं कार्स 2 में ले रहा हूँ, मतलब इसका जो 2 का इंडेक्स पे है, तो मतलब BMW, तो ये प्रिंट होना चाहिए। अब अगर मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो देखो यहाँ पे BMW आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे BMW है स्टोर। अब ऐसे सेम तरीके से मैं कार्स 3 कर सकता हूँ। कार्स 3 में मैं वैल्यू जैसे दे रहा हूँ स्ट्रिंग में, इस बार मैं नंबर दूँ, तो नंबर 78 दे दिया मैंने। बढ़िया। अब इसको सेव किया और स्ट्रिंग, और यहाँ पे अब अगर मैं फिर से इसको रन करूँगा कोड, तो देखो 78 आ गया, राइट। तो इसका मतलब है कि अरेज के अंदर जावास्क्रिप्ट में कोई भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं। अभी फ्यूचर में तुम और भाई टाइप, वो एरर आ जाएगी, वो कह रहे हैं ना कि अगर लेट करके डिक्लेयर किया फिर कॉन्स्ट करके बनाया तो। हाँ 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 हाँ, वो नहीं, वो तो बात का है अभी। अच्छा, सही है। उनको बोलो कि अभी भाई एक ही लाइन जितना दिखा रहे हैं बस। सही है, कूल। तो यहाँ पे अभी बस दो कंक्लूजन अभी निकला है कि जावास्क्रिप्ट में अरेज को हम एम्प्टी डिक्लेयर कर सकते हैं पहले, और उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। सही है, बढ़िया। अब हम लोग बाकी का कोड देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको मैंने कौन से डिक्लेयर किया, तो ये सॉर्ट ऑफ सिमिलर है यही जो 3 लाइन्स में किया था। अब यहाँ पे कार्स कार्स कर दिया, और ये सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो हाँ, दैट्स प्रीटी मच इट। और अगर अब अरेज को जैसे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के साथ इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे द कार्स आर, कॉमा करके, ओके, द कार इज, अभी कर देते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है, ये एरो को कैसे प्रिंट करते हैं। अरे हाँ, द कार इज BMW। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर्ड है, मतलब जो BMW यहाँ पे स्टोर्ड है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी इसके साथ। द कार इज स्ट्रिंग के साथ ये वैल्यू कंकैटिनेट हो जाएगी, मतलब ये ऐड, एंड दैट्स इट। ऐसे ही हम अरेज को यूज करते हैं। तो हाँ, प्रीटी मच। अब लास्ट आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, जो काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, और C++ से काफी सेम सिंटैक्स फॉलो होता है यहाँ पे। इफ कंडीशन, तो फिर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, वरना अगर वो कंडीशन फॉल्सिफाई हुई तो फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। नाउ द इफ स्टेटमेंट executes a statement if a specified condition is truthy. Now, if the condition is falsy, then another statement can be executed. बढ़िया। तो यहाँ पे आऊंगा मैं, और लेट्स सही, कमेंट कर दूं, सही। ओके, तो अब मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे टेस्ट नम ए, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक मैंने वेरिएबल बना दिया रिजल्ट करके ना। अगर a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a जो नंबर है वो 0 से बड़ा है, तो फिर उसका आंसर आएगा पॉजिटिव। सही है। और अगर एल्स, मतलब अगर a 0 से छोटा है, तो फिर या 0 से इक्वल, या 0 के इक्वल टू है, तो फिर आंसर आएगा नॉट पॉजिटिव। बढ़िया। तो फिर यह रिजल्ट। अब ये सेम फंक्शन को यहाँ पे मैंने टेस्ट नम किया, यहाँ पे मैंने -5 दिया, तो -5 अगर हमने यहाँ पे इनपुट किया, तो क्या होगा, -5, जहां जहाँ पे a है वहाँ पे -5 डाल दो। तो देखो -5 इज ग्रेटर देन 0, ये गलत है ना, तो मतलब फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब हम मूव ऑन कर जाएंगे एल्स वाले स्टेटमेंट, मतलब रिजल्ट इज नॉट पॉजिटिव। सही है। तो फिर अब हम प्रिंट करते हैं ये, हम ये कोड अगर रन करेंगे देखना, तो देखो आंसर आ गया नॉट पॉजिटिव। वैसे अगर हम यहाँ पे 0 डाल दिए, तो सेम आंसर आएगा नॉट पॉजिटिव। और अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5 डाल दिए, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। बढ़िया। तो इफ स्टेटमेंट सिंपल होता है। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स ऐसा होता है कि पहले हम इफ कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स में उसका कंडीशन लिखेंगे कि क्या हम टेस्ट कर रहे हैं, कि a यहाँ पे 0 से बड़ा है,
और फिर उसके बाद जो कोड एग्जीक्यूट होना होगा वो उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में डाल देते बस। और सेम थिंग गोस फॉर एल्स। और इसके साथ खत्म होता है मेरा पार्ट। और लाइक अगर तुम लोगों को कुछ रिसोर्सेज चाहिए ये लाइक एटलीस्ट इनिशियली जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एमडीएन की बिगिनर गाइड है, और फिर W3 स्कूल का भी एक जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है थोड़ा सा, और फिर एक यूडेमी का एक बहुत अच्छा कोर्स है जावास्क्रिप्ट का। तो मैं तीनों का लिंक दे रहा हूँ, और ये पीपीटी भी आई गेस शेयर्ड होगी, तो इससे तुम लोग सब कर लेना। बाकी हाँ, मेरा पार्ट खत्म होता है गाइस। थैंक यू सो मच। अब आदित्य टेक ओवर करेगा। हाँ, स्क्रीन शेयर बंद भी कर। किसी को डाउट है तो वो पूछ लो एक बारी, उसके बाद तो हाँ हाँ, हाँ, डाउट्स बता दो। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ये सब ऊपर से गया। हाँ, आई मीन ये वाला पार्ट तो वैसे भी इजी है। सी मेरी वैसे स्क्रीन दिख काफी रही है? सुंदर है। हाँ हाँ, हाँ, दिख रही स्क्रीन अच्छा है। स्क्रीन सही है। इसको। बढ़िया। सही है। आ गया आगे सब समझ समझ में? भाई, देखते हैं टास्क के टाइम। है कितने यार बंदे, नहीं देखता हूँ पहले। 130। इन लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे दे, इतने कम लोग हैं। 130। सेशन के एंड में दे देंगे एक बारी। इसमें अभी एरे की विनय लिमिट्स क्या होती है? उसकी कोई जरूरत नहीं है जानने की, वो लिमिट्स बहुत अच्छी खासी। हाँ, एरे की लाइक बहुत बड़ी लाइक लिमिट होती है, तो तब तक यूज करते रहो जब तक। सर लेट का यूज हाँ। डिक्लेरेशन के लिए होता है, हाँ। लेट, हम्म। कॉन्स्ट और वैर, ये तीनों यार, डिक्लेरेशन के लिए होता है। इनका डिफरेंसेस बताया था? हाँ हाँ हाँ, बता दीजिए। हाँ भाई, सही है। और वो कॉन्फी कुछ राइट, कॉन्फी अग्रेसिव। पूछना है? पूछ लो भाई, फिर अब थोड़ा एडवांस जावास्क्रिप्ट पे शुरू करते हैं। इनमें भाई VS पर्सनल प्रॉब्लम्स बाद में Code देख लेंगे अभी। कोई सेशन से रिलेटेड डाउट है पूछ लो। अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो। क्योंकि अब जो मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा वो थोड़ा मतलब हाई लेवल होगा। रिटर्न वार और लेट रिटर्न, डिफरेंस पूछ रहे हैं। एक एक वैल्यू रिटर्न करता है बस वो तुम्हारे फंक्शन से, जो तुमने कैलकुलेट करी है, या कुछ एरे रिटर्न कर सकता है। एडवांस जेएस में कौन से अभी टॉपिक्स? पता लगेगा, पता बताएंगे लगेगा। भाई, बताएंगे। एरे में नल वैल्यू असाइन होती होगी कब बाय? हाँ बाय। नहीं यार, डिक्लेरेशन नहीं देखा था तुम लोगों ने अभी एरे का, कैसे पता? तो एरे में अनडिफाइन आ जाता है अगर कुछ वैल्यू ना हो तो। लेट और वैर का डिफरेंस समझा दो एक बार और। बताओ भाई शैलेश। हाँ भाई, सही है। तो देखो, अगर हम लेट यूज करके अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल को बाद में चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन होता है, ये चॉइस होती है। और अगर हम कॉन्स्ट यूज करते हैं, तो कॉन्स्ट यूज करने से फिर वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, मतलब कॉन्स्ट के नाम से ही पता चल रहा है ना कि कांस्टेंट। तो कॉन्स्ट से फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, और वो बाद में एरर देगा अगर तुम चेंज करने की कोशिश करोगे तो। और var और अगर लेट का अगर डिफरेंस जानना है तो वो थोड़ा सा एडवांस है, वो आदित्य का पार्ट है। बाकी अभी लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस समझ लो, कि लेट को बाद में चेंज कर सकते हैं, और कॉन्स्ट कांस्टेंट होता है वेरिएबल। सही है। मेरा कोड दिख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोड नहीं दिख रहा, बस वाइट स्क्रीन आ रहा है। हाँ हाँ, समझ गया, ठीक है। सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। चेक कर रहा था भाई, व्हाट्सएप करना था साइड में। हम्म। नोड फाइल नेम, तुम लोग को वैसे नोड अगर अभी बता दिया ना तो ना कौन सा डिश? नहीं नहीं नहीं, नोड, इनको नोड नोट का नहीं इंस्टॉल। पता। नोड अभी ऐसा। इंस्टॉल वगैरह मत करो, वो हाँ जब हाँ बाद हाँ। में पढ़ाएंगे तब करेंगे। अभी मैं तुम्हें एक और अच्छा तरीका बता देता हूँ जावास्क्रिप्ट रन करने का। नहीं नहीं, रिटर्न, आराम से इनको मैंने ब्राउजर में रन करना दिखाया था। अच्छा ब्राउजर, तो ब्राउजर में रन हाँ करो यार अभी, वो हाँ नोड हाँ वाला भाई, पार्ट अभी मत समझो। सिंपली ब्राउजर वो फाइल को HTML में इंपोर्ट करके ब्राउजर में रन करो। हाँ वैसे ही। वो सारा कोड मैंने दिखाया था कैसे करता है। हम्म, सही है। तो स्टार्ट करें? थोड़ा पानी वानी पी लो, किसी को पीना हो। आ जाओ भाई वॉशरूम वगैरह से। ठीक है। सो अभी तक जो तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन था।
कुछ शेयर कर रहे हो? हाँ भाई, दिख नहीं रही क्या स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से। दिख रही है भाई। हाँ, तो अभी तक जो हमने पढ़ाया वो थोड़ा बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट था। कैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, कैसे लूप, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट और ये सब, ठीक है। सर आप नोड एंड एंगुलर जेएस भी पढ़ाएंगे क्या? नोड पढ़ाएंगे, एंगुलर नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, तो कहाँ था यार मैं? हाँ, तो मतलब अभी जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ाएंगे इसमें थोड़ा, ये देखो, इसमें हम अभी लूप्स पढ़ाएंगे तुम लोगों को, एरो फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स बताएंगे जेएस में कैसे जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और डॉम मैनिपुलेशन, जिसमें डॉम मैनिपुलेशन आई गेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब उसके उसी को यूज़ करके हम लोग जो है वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट एक्चुअली इंटीग्रेट कर पाते हैं। क्योंकि अभी शुड बी कोड टू साइड बाय साइड, मैं बता दूंगा अभी, रुक जाओ। हाँ, तो जो डॉम मैनिपुलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हम जो मेनली हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू ही हम वेबसाइट में चेंजेस करते हैं। क्योंकि अभी तो यार सिर्फ इफ एल्स वाला लूप है, आउटपुट आ रहा है, तो वो तो सी प्लस प्लस में भी हो जाता है। जो मेन चीज़ है जो जावास्क्रिप्ट को थोड़ा डिफरेंट बनाती है वो होती है डॉम मैनिपुलेशन। तो अभी वो देखेंगे एंड, उसके लिए अभी रुके रहना, ठीक है। तो कोई पूछ रहा था मुझसे कि अगर हमें एक एरे दे रखी है और हमें उसके सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो हमें कंसोल लॉग ARR 1 0 ऐसे ऐसे करके करना होगा। तो उसका आंसर था नहीं, हम पे लूप्स होते हैं। अच्छा, तुमने कोड प्लस की क्लासेस में लूप्स पढ़े हैं सी प्लस प्लस में? बताओ सर। पढ़े हैं? चलो सही है, फिर ये थोड़ा आसान लगेगा अभी, ठीक है। हाँ हाँ, आज ही पढ़े। चलो बढ़िया। हाँ, तो सबसे पहले देख लो भाई, 20.4 मिलियन एक्टिव डेवलपर्स यूज जावास्क्रिप्ट ओवर अदर लैंग्वेजेस, तो मतलब जेएसपी, ठीक है। हाँ, करते हैं। कोई रिकैप अभी तो तुमने पढ़ाई है। वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड एज var x इक्वल टू 10, var let const कोई भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है, कॉन्स्ट अगर यूज़ करना है तो उसका चेंज नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पे भी देखो, मैंने एरे भी डिफाइन कर रखी है, var arr 1 2 3 4 5। और ऐसे करके फंक्शन डिफाइन होता है, फंक्शन ABCD उसका नेम, फिर पेरेंथेसिस, डबल कोट, कर्ली ब्रैकेट्स, फिर console डॉट लॉग, आई एम इन अ फंक्शन। console लॉग भी पता ही होगा, प्रिंट स्टेटमेंट जैसा होता है, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट फंक्शंस, अब देखो ये फंक्शन का अभी सिंपल सिंटैक्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं लूप्स। तो लूप्स वही पता ही होगा, रिपीटेड टास्क के लिए यूज होता है। कंडीशंस जैसे टिपिकली रिटर्न ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है ना, जैसे कोई बुलियन स्टेटमेंट, तो लूप वो तब तक चलता है जब तक कोई डिफाइंड कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। ये एक मतलब नॉर्मल डेफिनेशन है, ठीक है। लूप्स तब तक चलता है जब तक हमें कोई कंडीशन उसमें नहीं डालते जो फॉल्स नहीं हो जाती। अब इनफाइनाइट लूप्स भी होते हैं, उसमें फिर ट्रू डाल देते हैं। तो भाई ये देखो कितने सारे टाइप के लूप्स हैं जावास्क्रिप्ट में। वाइल है, फॉर है, डू वाइल है, फॉर ईच है, फॉर इन है, फॉर ऑफ है, ठीक है। और ये भी अभी कमी, हाँ सारी है, चलो। तो वाइल स्टेटमेंट, वाइल में क्या होता है, लूप्स थ्रू द ब्लॉक ऑफ कोड वाइल स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो ये बिल्कुल मतलब बेसिक लूप्स होते हैं। इसमें क्या होता है, तुम एक कंडीशन डालते हो वाइल के अंदर, वाइल ब्रैकेट कंडीशन डालते हो, और फिर जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब फॉल्स नहीं होती, तब तक कोड चलता रहता है। और सिंपली फॉर लूप होते हैं, ये सब तुमने पढ़ा होगा सी प्लस में शायद, है ना? कर दो भाई रिप्लाई, थोड़ा इंटरेक्टिव बनानी है क्लास। हाँ बढ़िया। तो फॉर लूप भी ऐसा ही होता है, जैसा जैसा सी प्लस प्लस में एग्जैक्टली सेम वैसे ही होता है। तो लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स। ऊपर के 3 पढ़े हैं? हाँ भाई, ऊपर के 3 ही होते हैं बाकी लैंग्वेजेस में। लास्ट 3 नहीं पता होंगे, हाँ वही बताएंगे। डू वाइल ऑल्सो लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यही पता ही होगा यार, क्या बताऊँ फिर से। फॉर ईच लूप, फॉर एन लूप, फॉर ऑफ लूप। फॉर ईच लूप जो होता है वो लूप्स थ्रू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ठीक है। अभी ये मैं सबके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा, अभी रुक जाओ। ऐसे ही फॉरेन जो लूप होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज के लिए लूप करता है। ये ऑब्जेक्ट वगैरह अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, एंड में बताऊंगा, ठीक है। और फॉर ऑफ लूप जो होता है वो लूप्स थ्रू द वैल्यूज ऑफ एन इटरेटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू, इटरेटेबल, नॉन इटरेटेबल, वो सब बताता हूँ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। तुमने अगर पढ़ रखा है सी प्लस में तो बताया डिफरेंस क्या होता है, चार्ट में लिख दो। नहीं पढ़ा? अरे अरे अरे, चलो ठीक है, बताता हूँ।
तो जो लूप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल्ड। ठीक है, हाँ, डू वाइल इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, तो एंट्री कंट्रोल लूप होता है कि जब तुम लूप रन करता है, ठीक है, तो लूप हर बार कंडीशन चेक करता है, ये तो पता होगा। ठीक है, तो एक तरीका ये होगा कि आप लूप रन करने से पहले कंडीशन चेक कर लो। ठीक है, और एक तरीका ये होगा कि लूप एंड होने के बाद कंडीशन चेक कर लो। ठीक है, मतलब एक एक उसने रन लिया लूप में, और फिर उसके बाद तुमने कंडीशन चेक करी। और एक होगा कि तुम रन करने से पहले ही कंडीशन चेक कर रहे हो। ठीक है, तो जो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं उनमें ये होता है कि तुम्हारी जो कंडीशन हो पहले चेक होती है। लूप मतलब एंट्री से समझ में आ रहा होगा ना कि कोई चीज एंटर होते ही उसमें कंडीशन चेक हो रही है। सिंपली एग्जिट कंट्रोल लूप में कोई चीज जैसे लीव कर रहा है, जैसे लूप एंड हो रहा है, तब कंडीशन चेक होती है। इसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी दिखाते हैं इसमें। हाँ। तो सबसे पहले आते हैं फॉर लूप। फॉर लूप तो पता ही होगा। इसका सिंटैक्स जैसे तुमने सी प्लस प्लस में लिखा होगा, आई एन टी आई इक्वल्स टू 5i ग्रेटर देन 5i प्लस प्लस कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड। आउटपुट सेम नहीं आएगा, अभी बताता हूँ। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू, स्टेटमेंट 2 कंडीशन होती है, और स्टेटमेंट 3 से इटरेशन होता है। ये तो शायद तुम्हें काफ़ी फेमिलियर सा लग रहा हुआ है ना। इसमें इसका आउटपुट भी पता ही कर लोगे, हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा 5 बार। ठीक है, चलो जो जो सेम चीज़ है उन पर थोड़ा स्किप करते हैं ना, जो मेन चीज़ होंगी उन पर फोकस करेंगे बाद में। ऐसे ही वाइल लूप, वाइल कंडीशन डाल देते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। तो ये कंडीशन जब तक नहीं चलेगी तब तक लूप चलता रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं वाइल के अंदर लिख दूं वाइल, और फिर कंडीशन में लिख दूं ट्रू, तो बताओ क्या होगा। तुम लोग का भाई कोड प्लस का भी वो ले रहे हैं टेस्ट, इनफाइनाइट टाइम्स रन करता रहेगा, बढ़िया। ठीक है, तो वाइल लूप्स सिंपल आर नेचर, ऑल यू नीड इज अ कंडीशन व्हिच इज चेक्ड एवरी टाइम द लूप रन्स। ठीक है, अब एक ऐसे ही मैंने अभी जितनी अभी एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप बताया है, इसके हिसाब से बताओ वाइल कैसा लूप है, एंट्री कंट्रोल है एग्जिट कंट्रोल? एंट्री कंट्रोल्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अगर एक नॉर्मल आई से देखोगे तो तुम ऊपर से जा रहे हो, कंडीशन तुम्हारी चेक होगी, फिर तुम्हारा लूप रन होगा। ठीक है, जैसे ही तुम्हारी कंडीशन फॉल्स होगी तो अंदर का पार्ट तो रन नहीं होगा, सीधा कोड बाहर निकल आएगा लूप से। ठीक है, इसलिए हो गया तुम्हारा एंट्री कंट्रोल। सिमिलरली तुम्हारा फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक है, अब आते हैं डू वाइल। डू वाइल में क्या होता है, थोड़ा सिंटैक्स से बदला होता है, वाइल लूप की तरह ही होता है। तो डू कंडीशन, डू लिखते हैं हम, फिर पैरेंथेसिस, फिर सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स, फिर तुम्हारा बॉडी ऑफ द लूप, फिर वाइल और अंदर कंडीशन। ठीक है, अब इसको बताओ, ये एग्जिट कंट्रोल हुआ ना, देखो भाई पहले से आंसर आने लगे। अभी हाँ, थोड़ा आराम से बताऊँ। ठीक है, तो जो डू वाइल हमारा लूप होता है, इसमें जैसे यहाँ पे लिख रखा है बॉडी में कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और तुम्हारा कंपाइलर ये तो पता है ना, टॉप टू बॉटम चलता है, कि इसमें जैसे यार तुम्हें कंपाइलर नहीं बताता हूँ छोड़ो। तो तुम्हारा ऐसे समझ लो कि टॉप टू बॉटम लूप रन होता है इसमें, मतलब स्टेटमेंट्स रन होते हैं। तो इसमें तुम्हारा डू वाला स्टेटमेंट चलता है, तो तुम्हारा लूप अंदर आ जाता है। तो अभी तक कोई कंडीशन रन नहीं हुई हमारे पे। ठीक है, ये अंदर आ गया यहाँ पे, मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना कर्सर? हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, सर प्लीज वंस अगेन टेल इनफाइनाइट लूप्स। ठीक है, हाँ, तो मैंने अभी बताया ना, वाइल के अंदर कंडीशन डाल के हम लूप रन करते हैं, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक लूप रन होता रहेगा। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसी कंडीशन डाल दी जो कभी फॉल्स ही नहीं होगी। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया वाइल ब्रैकेट्स में ट्रू, ट्रू का मतलब चैट करो, वाइल ट्रू। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी चीज़ है ना वाइल ट्रू, ट्रू तो हमेशा ट्रू ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बुलियन वैल्यू होती है ट्रू। तो फिर ये जो लूप है वो कोई बंद ही नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ही कभी फॉल्स नहीं होगी। इसलिए इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप, ये कभी बंद नहीं होगा, तुम्हारा कंपाइलर क्रैश कर जाएगा। ठीक है, समझ गए? कुछ नहीं पूछा था? अरे भाई चैट ही नहीं समझ आ रही। समझ गए ना, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डू वाइल भी थोड़ा समझ में आ गया होगा कि पहले तुम्हारा डू का स्टेटमेंट चलता है, फिर तुम्हारी बॉडी चलेगी, और फिर तुम्हारा वाइल की कंडीशन चेक होगी। ठीक है, हाउ कंपाइलर क्राइसिस, अरे भाई वो भर जाती है, इसकी स्टैक भर जाती है, मैं क्या बताऊँ, छोड़ो।
वो अभी बता बाद में पता चल जाएगा जब कर एक बार रन करके देख लो। चलो मतलब क्रैश नहीं करेगा कंपाइलर, लेकिन अगर तुम्हें स्टॉप करना हो तो कैसे करोगे? वो गिर जाता है, हाँ भाई गिर ही जाता है। ठीक है। हाँ कंट्रोल सी, वेरी गुड। वाइल कंडीशन में मतलब अभी यहाँ पे आ जाओ वापस। तो वाइल जो तुम्हारी कंडीशन है इसमें इसमें एंड में चेक होती है, ठीक है। अब सपोज करो तुम ऊपर से चल रहे हो डू और फिर कंडीशन हो गई फॉल्स, तो तुम्हारा ये स्टेटमेंट रन होगा अंदर वाला, ये बताओ। हाँ एक बार रन होगा, समझ गए? क्योंकि कंडीशन तो बाद में चेक हो रही है। कंडीशन अगर तुम्हारी बाद में चेक हो रही है तो तुम्हारा लूप तो पहले चलेगा ना। पॉइंट ही है ये। अब तुम ऐसे समझो, तुम एक रूम में जा रहे हो और तुम्हें रूम के लिए की चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ कि तुम रूम एंटर कर रहे हो तो तुमसे की मांगी गई, तुमने की डाली और तुम रूम के अंदर चले गए, ठीक है। दूसरा तरीका वो ये हुआ कि तुम रूम के अंदर गए, तुम्हें बाहर निकलने के लिए की चाहिए होगी, ठीक है। और स्लो भाई, सांस लो, क्या बताऊं मैं, चलो। तो सपोज करो एक रूम में हो तुम लोग, ठीक है, और तुम्हें रूम के अंदर जाना है। ऑन वाइट बोर्ड भाई, मैं वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा प्रोफेसर की तरह, ऐसे ही समझ लो, थोड़ा इमेजिनेशन यूज करो, ठीक है। मैं तुम्हें एक वो बता रहा हूँ सिनेरियो। तो कहाँ था यार? हाँ तुम रूम में हो एक, तुम्हें रूम के अंदर जाने के लिए की चाहिए, ठीक है। तुम्हें रूम के अंदर जाना है, ठीक है। तो एक तरीका ये हुआ, तुम पे की है, तुम रूम के अंदर चले गए और तुम बाहर निकल आए, अगर जब तक तुम पे की है। और दूसरा तरीका ये हुआ कि तुम रूम के अंदर गए लेकिन तुम्हें बाहर निकलने के लिए की चाहिए, ठीक है। तुमसे पहले की नहीं मांगी गई, तुमसे बाहर निकलने के लिए की चाहिए। तुम रूम में तो पहुंच गए ना, एक बार तो पहुंच गए। तो वैसे ही इसमें है, ठीक है। तुम्हें एग्जिट पे जब कंडीशन चेक करी जाए तो वो हो गया तुम्हारा एग्जिट कंट्रोल लूप। जब तुम्हारी एंट्री पे चेक करी जाए कंडीशन तो वो तुम्हारा हो गया एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। आ गया समझ में? ये लो भाई, इससे अच्छा समझ में आ जाएगा, ये देखो। हाँ ग्रेट एनालॉजी, हाँ। वाइल नॉट एज रन, ये तो बच गया, लेकिन ये तब तक चले जाते नोटिस में बाहर निकला है। अब इससे समझ में आ गया होगा, है ना सर? चलो सही। भाई थोड़ा रिप्लाई वगैरह करते रहा करो, लगता है लोग जिंदा है, सो नहीं गए। तो अभी के लिए इतने ही लूप्स बता रहा हूँ मैं, अभी जैसे जैसे मैं और चीज़ें पढ़ाऊंगा तो और लूप्स भी बताता रहूंगा साथ साथ में। हाँ भाई। एरो फंक्शंस, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना, लास्ट ईयर इसमें खूब डाउट्स आए थे हम लोगों को। अब एरो फंक्शंस क्या होते हैं? आर जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे अपने नॉर्मल फंक्शंस तुम लोगों को बताया था ना, ये है ना फंक्शन ए बी सी डी, ये कॉन्सोल डॉट लॉग आई मीन फंक्शन। तो इसमें काफी अदर थी लूप्स, अभी बताऊंगा, रुक जाओ वेट करो। तो इसमें काफी सारी चीजें अननेसेसरी है, जैसे फंक्शन लिख रहे हैं हम, ए बी सी डी लिख रहे हैं हम, कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे हैं हम। तो वो अननेसेसरी चीजों को रिमूव करने के लिए ही, जो जिन्होंने जेएस बनाई है उन्होंने एरो फंक्शंस इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। अब एरो फंक्शंस क्या होते हैं? आर जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग नॉर्मल फंक्शंस। कीप इन माइंड कि नॉर्मल फंक्शंस जैसे रन करते हैं वो तो अलग करते ही हैं। अगर तुम चाहो तो एरो फंक्शंस नहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना एरो फंक्शंस के ही पूरे जावास्क्रिप्ट रन कर लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में नॉर्मली तुम देखोगे तो एरो फंक्शंस बहुत यूज होते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट अ नेसेसिटी बट इट्स अ रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऐसा सपोज समझ लो। So they are a shorthand version of how we usually learn writing functions. Usually most developers use this version to write JS methods. Therefore, it is necessary that we learn their syntax. ठीक है, तो इसका syntax समझना necessary ही है। हाँ ये देखो, अब ऊपर देखो 2 से 4 लाइन में देखो, फंक्शन ए बी सी डी कंसोल लॉग आई मीन फंक्शन। और नीचे देखो 7, 2 कर्ली ब्रैकेट्स, एक एरो। ये एरो जो है ना मेरे कंपाइलर में थोड़ा अलग सा होता है, ये एक्चुअली ऐसे होता है। देख लो मैंने चैट में डाल दिया ये एरो फंक्शन कैसा दिखता है, ठीक है। एरो console डॉट लॉग आई एम इन एरो फंक्शन। अब बताओ 2 3 4 लाइन में एक लाइन में काम कर दिया मैंने, बताओ कौन सा ज्यादा मतलब इफेक्टिव तो लग रहा है ना तुम्हें, कि तुम्हारा कोड कितना अच्छा लगेगा और कितना सुंदर लगेगा इससे। इसलिए एरो फंक्शंस काफी नेसेसरी हैं।
यहीं से देख लो तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें गायब हो गई। फंक्शन गायब हो गया, एबीसीडी गायब हो गया, कर्ली ब्रैकेट्स गायब हो गए, सिंपली दो सर्कुलर ब्रैकेट। और तुम्हें पता है ये सर्कुलर ब्रैकेट्स भी नेसेसरी नहीं है, वही बताते हैं। इसको कॉल आउट कैसे करेंगे? हाँ अब बताता हूँ कॉल आउट कैसे करते हैं। मैं बताता हूँ। लो भाई डेमो टाइम आ गया, तुमको बताई देते हैं। मेरा कोड तो दिखेगा नहीं तुम लोगों को अभी। कोड, मेरा वीएस कोड दिख रहा है ना? हेलो, हाँ मुझे दिख रहा है। अरे भाई सब सो गए। चैट खोल लेता हूँ मैं। प्लीज जूम, क्या दिख रहा है ना सही से? जूम कर दे थोड़ा, बाकी अरे भाई जूम कैसे होता है यार इसमें? कंट्रोल प्लस। भाई मैक में नहीं चलता है ऐसे। हो गया, कमांड ऑप्शन प्लस होता है इसमें। अरे नहीं यार ये तो आई गेस थोड़ा बड़ा हुआ है, अब दिख रहा है ना सही? हाँ हो गया, काफी हो गया। सही लग रहा है ना? बस चलो। तो अभी यार ये पूरा समझने की जरूरत नहीं, हटाए कर सकते हो, है ना? तुम लोग भी और भी देख के कंफ्यूज हो जाओगे क्या लिख दिया सर। तो साइड बार हटा दीजिए, ठीक है भाई, साइड बार भी हटा दिया। अब फोकस, पिंच आउट नहीं भाई, पिंच आउट। इनपुट के लिए क्या लिखते हैं, लाइक आउटपुट के लिए कंसोल लॉग। अच्छा, नाइस डाउट। तो जावास्क्रिप्ट में ना हमें इनपुट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जितना भी डेटा होता है वो हम वेबसाइट से लेते हैं। तो अगर तुम्हें जैसे इनपुट लेना ही है तो कंसोल डॉट, क्या कमांड होता है यार इनपुट का, भूल रहा हूँ मैं। कंसोल लॉग नहीं होता है शायद, एक मैंने कभी सेकेंड। यूज नहीं किया। यूज़ नहीं किया ना, वही मैं भी सोच, यूज़ नहीं होता है यार ये ज़्यादा। हाँ प्रॉम्प्ट यूज़ होता है, यस। जैसे यहाँ पे लिखते हैं वेयर आंसर प्रॉम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर तुम इसे रन करोगे, जैसे अगर मैं रुको मैं जरा कमेंट कर दूँ पूरा। मैंने भी यार ज़्यादा कभी किया नहीं है ये, इसलिए मैं भी चेक ही कर रहा हूँ, करना तो चाहिए। अरे वो हाँ वही ब्राउजर मैं पे सोच रहा था चलेगा यार, वो। ब्राउज़र में चलेगा, नोट पे नहीं चलेगा ना। चलो मैं ब्राउज़र पे ही दिखा देता हूँ। चलो यार ब्राउज़र पे बाद में दिखाऊंगा, वरना दो स्क्रीन शेयर करनी पड़ेंगी मुझे। रुक जाओ अभी, बता देते हैं अभी इसका, ठीक है? हम्म तो ये तो होगा तुम्हारे ट्रेडिशनल अनोनिमस फंक्शंस, ठीक है? हम्म हाँ, तो फंक्शन एबीसीडी ए रिटर्न A+100, इसका आउटपुट क्या होगा अगर मैं ए में 10 डालता हूँ तो? 110, ठीक है। तो कोई रिटर्न स्टेटमेंट पूछा था ना, जैसे रिटर्न का मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे हाँ ABCD फंक्शन को कॉल किया, ठीक है? यहाँ पे डाल दिया 10, ठीक है? अब मेरे को ABCD तो मैंने कॉल कर दिया, मुझे ये समझ कर लो कि मुझे ये नहीं पता कि कोड में क्या है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे लिख दिया var x इक्वल्स टू, तो x में जो वैल्यू आएगी
जो ये ABCD फंक्शन रिटर्न करेगा एग्जीक्यूशन के बाद, वो होता है तुम्हारा रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 110, ठीक है। अब सेम ही चीज एरो फंक्शन में कैसे करते हैं, देखो एरो फंक्शन का ब्रेकडाउन। सबसे पहले तुम्हें जो फंक्शन वर्ड है उसे हटाना है, और फंक्शन वर्ड की जगह एरो प्लेस करना है आर्ग्यूमेंट और ओपनिंग बॉडी टैग के बीच में। जैसे यहाँ पे ABCD है, तो मैंने यहाँ से हटाया फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लेस एरो बिटवीन आर्गुमेंट एंड ओपनिंग क्रॉसिंग ब्रैकेट, ये देखो ये आर्ग्यूमेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इक्वल्स लगाया, फिर ग्रेटर देन का साइन, ये लग गया एरो, ठीक। और मैंने इसे हटा दिया, इसका नाम, बस ये बन गया तुम्हारा एरो। अरे यार, हाँ, ये तुम्हारा एरो फंक्शन बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। अब इसको और सिंपलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, ठीक। ये तुम्हारा एक फंक्शन है, ये तुम्हारा क्या चेक करेगा कि एक नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वरना नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तुम्हारा मल्टी लाइन्ड फंक्शन है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 5 6 लाइनें हैं, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि मैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हटा दूँ, तो तुम इसे एक लाइन में तो नहीं लिख पाओगे ना, तुम्हें ज़रूरत तो सारी लाइन्स की पड़ेगी। तो इन फंक्शंस को हम अगर एरो में कन्वर्ट करते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे एरो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया एरो फंक्शन, ठीक है। अब अगर अगर कोई फंक्शन जैसे वन लाइन फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन तुम देख रहे हो ऊपर वाला, ये वन लाइन है ना। तो अगर तुम्हें इसे और सिंप्लाइज करना है, वैसे तो ऐसे सही चलेगा, अगर तुम्हें इसे और सिंप्लाइज करना है तो तुम कर्ली ब्रैकेट्स में हटा सकते हो, जैसे ए, ये, हाँ ये हटा दो शायद। हाँ, देखो भाई, मैंने यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा दिया। अब भी ये एक फंक्शन है, ठीक है। देख रहे हो तुम कितना सारा कोड और कितना छोटे में आ गया, ये देख रहे हो भाई। ये होती है एरो फंक्शन की बात। तुम रिटर्न पार्ट भी हटा सकते हो, तुम ये कर्ली ब्रैकेट्स भी हटा सकते हो, इतना सा पार्ट तुम्हारा कोड है। और भाई ये देखो, मैं ये भी हटा दूंगा तो भी चलेगा कोड। ये देखो भाई, दिस इज ऑल्सो कोड, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। ये होती है भाई मस्त चीज है यार फंक्शन, समझ गए। तो रिमूव द आर्गुमेंट पैरेंथेसिस, ठीक है। ये तुम्हारा एट द एंड फंक्शन बन गया, ठीक है। ये तुम्हारा मिनिमाइज्ड मोस्ट मिनिमल एरो फंक्शन है, ठीक है। लेकिन इतना कभी मिनिमल हो नहीं पाता है, ओपी भाई, हाँ ओपी। अब यहाँ देखो, इस फंक्शन में दो आर्गुमेंट्स हैं, ए कॉमा बी, ठीक है। इस फंक्शन में ए कॉमा बी करके दो आर्गुमेंट्स हैं। लास्ट पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर देना, कौन सा पार्ट भाई, एक बार बताना। जय, अरे भाई पहले ये बताओ किस पार्ट में डाउट है। रोबोट, इसमें समझ कैसे आएगा किसने कॉल किया है, अरे बताते हैं भाई। अगर तुम्हें, अच्छा चलो बता ही देता हूँ मैं, देखो एरो फंक्शंस को ना तुम कैसे करते हो, जैसे कॉन्स्ट ABCD, बस ये तुम्हारा एरो फंक्शन आ गया, ठीक है। तुम्हारे फंक्शन का जो नाम है वो तुम ABCD रख दिया है। ठीक, अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। देखो आ गया, कैसे आया,
मैंने यहाँ पे एक जैसे वेरिएबल अपने होते हैं, अब मैंने वेरिएबल में फंक्शन डिफाइन कर दिया। सपोज देख रहे हो, जैसे नॉर्मली तो तुम क्या लिखते हो, कॉन्स्ट, या चलो लेट करते हो, तुम लोग लेट में ज्यादा कंफर्टेबल हो ना, इक्वल्स टू 10, ये तो तुम्हारा वेरिएबल हो गया। अब मैं लेट ए इक्वल्स टू फंक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये देख रहे हो, ये फंक्शन हो गया तुम्हारा। नाम चेंज कर देते हैं यार, ठीक। अब ये तुम्हारा फंक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे एबीसीडी 10 अब मैं से हटा देता हूँ, ठीक। अब ये भी काम करेगा, देखना। लो, देख रहे हो, इतना सा पार्ट और इतना सारा पार्ट एक ही चीज कर रहा है। कितनी शॉर्ट हैंड हो गई तुम्हारी चीजें, है ना। लाइन 11 टू 18, लाइन 11 टू 18 में क्या डाउट है यार। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, ये तो नॉर्मल। अरे तुम लोग को एरो में समझ में आ रहा है क्या, एरो कैसे चल रहा है ये। रिटर्न टाइप, लेट वैल्यू कॉन्स्ट कुछ भी ले सकते हैं। लेट वैल्यू कॉन्स्ट, नहीं भाई, ये रिटर्न टाइप नहीं है, ये रिटर्न टाइप नहीं है। तुम ये नहीं सपोज यहाँ पे लेट, अगर मैं एबीसीडी को, ये रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ, ये फंक्शन है भाई। एबीसीडी में फंक्शन है। ये तुम सी प्लस प्लस की थोड़ी माइंडसेट से बाहर निकलो, है अरे ना, यहाँ उसको रिटर्न। फंक नाम दे दे, कुछ नाम दे दे, कंफ्यूज हो किस जाएंगे। किसे। ए बी सी डी मत दे, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो हाँ जाएंगे। भाई ठीक है, फंक। लो भाई, फंक हो गया इसमें। अब तो समझ में आ गया ये फंक्शन है। अगर मैं console डॉट लॉग सिर्फ फंक करूंगा, देखिए क्या होगा। हम्म, 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 हम्म। ये देखो फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिख के आ रहा है, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। ये इसका डेटा टाइप टाइप समझ लो, कुछ फंक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं हो रहा है तुम पे। तुम जब इसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो 100, तो इससे वैल्यू रिटर्न हो रही है, फंक से वैल्यू रिटर्न हो रही है। अब समझ में आया। ये बहुत क्रूशल है भाई, ये समझ गया तो अच्छा है, समझ गया। नहीं आ रहा है तो पूछ लो अभी भी, मैं फिर से बता दूंगा। अरे भाई एक ही बंदा रिप्लाई करेगा, सर 1 सेकंड, ठीक है। तो ये सपोज समझ में आ गया ना कि एरो फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं। ए, एरो का साइन, A+100, ये बन गया तुम्हारा फंक्शन। और कैसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ए, सर्कुलर ब्रैकेट्स A+100, ये हो गया एक तरीका। और कैसे करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट्स A+100। तीन तरीके हैं, ये तीनों का काम एक है, ठीक है। देख रहे हो ना, तीनों का काम एक है। इसको कंपाइल वेबसाइट पर जाके करें, वेबसाइट पर जाके अभी करवाते हैं, वेबसाइट पर जाके करें, अभी बता देंगे कंपाइल कैसा होगा वेबसाइट पर, ठीक है। हाँ, तो ये तीनों तरीके हैं तुम पे एरो फंक्शन लिखने के, ठीक है। सर प्लीज अलाउ टू स्पीक, इट विल मोर कंसर्न टू एक्सेस, ठीक है भाई, कर देते हैं। तो लोग बस भाई वो सब मत करना, अपने घर का अरे सीरियल हाँ, सुना रहे हो। अगर अगर किसी ने बीच में कुछ किया तो फिर वापस म्यूट कर देंगे। चलो अनम्यूट करके पूछ लो। हम्म, एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई सर बताओ। ये आप जो ए लिख रहे हो, ए एरो A+100, हम्म। सर ये फंक्शन का नाम ए है या फिर वैल्यू जो भेज रहे हैं वो ए है? ऐसे सपोज समझ कर कि ये जो फंक्शन है ना, ये देखो, हाँ सर। इसमें यहाँ पे ए है, हाँ यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज आ रही है, वही ए यहाँ यूज किया है। एनालॉजी देख बस, एनालॉजी अच्छा। समझो। पैरामीटर है वो, ठीक है। हाँ, पैरामीटर है, इसके अच्छा अंदर सर। वैल्यूज आ रही है। जो अगर मैं इसे वो देना है नेम, तो मैंने कॉन्स्ट फंक्शन, अरे यार मेरा कोड क्यों हैंग कर रहा है, फंक्शन नेम। अब देखो, अब ये इसका नाम हो गया फंक्शन नेम, ठीक है। हाँ सर। तो ये जो ए है, ये पैरामीटर है, ये एक वेरिएबल है जिसे तुम चेंज कर रहे हो यहाँ पे। अच्छा, और एरो बता रहा है कि एक्चुअली उसका होगा क्या और रिटर्न क्या होगा? हाँ हाँ, ऐसे समझ सकते हो, जैसे तुम फंक्शन लिखते हो ना यहाँ पे, हाँ सर। नॉर्मल फंक्शन मैं लिखना ही छोड़ दिया भाई इतना। तो यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है ना, यहाँ एरो है इसके बीच में,
यहाँ पे बस हमने एक एरो लगा दिया और ये पूरा पार्ट हटा दिया, बस ये बन गया तुम्हारा एरो फंक्शन। यस सर। समझ गए? और बताओ भाई, आगे बढ़े वरना। हाँ अब ये देखो, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं। मैं एरो फंक्शन में काफ़ी टाइम लग जाएगा आज, मुझे लगता नहीं आज हो पाएगा पूरा। हम्म, हम्म, ये देखो इस फंक्शन में इसको नाम देते हैं। मैं यार ना ABCD लिख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ना, फंक्शन नेम है, पता चला अरे कुछ बोले फंक्शन ABCD कैसे है। यार, पता चला कुछ पूछे भाई ABCD क्या है। हाँ तो ये फंक है, फंक्शन नाम का, मतलब फंक्शन नाम का फंक है, ठीक है। ABCD ए और बी, इसमें दो टाइप के पैरामीटर्स जा रहे हैं, मतलब दो टाइप की वैल्यूज ये ले रहा है, और रिटर्न में क्या कर रहे हैं, A+B+100। अब अगर A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 20 है तो क्या आएगा आउटपुट? 30। 130। अब मैं इसी को एरो फंक्शन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ऐसे, मैंने मैंने क्या बताया, ये पार्ट हटा दो, यहाँ लगा दो यार, बोला, बन गया आपका फंक्शन। और ये सिंस वन लाइनर है तो मैं यहाँ से ये भी हटा सकता हूँ, रिटर्न भी हटा सकता हूँ, बन गया। देख रहे हो भाई, क्या तुम बैक स्पेस चलाते रहोगे जिंदगी में? एक्सक्यूज मी सर, हाँ भाई बताओ। एक से ज्यादा वेरिएबल होने पे ब्रैकेट देना जरूरी है? हाँ एक से ज्यादा वेरिएबल में ब्रैकेट रखना, हाँ बिल्कुल सही बात बताई। एक से ज्यादा जब तुम पे वैल्यूज है तो तुम्हें ब्रैकेट रखना जरूरी है। टू लाइन्स होगा तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं हटा सकते ना, हाँ नहीं तो नहीं हटा सकते। मैं बता रहा हूँ, बार बार ये बोल रहा हूँ कि अगर वन लाइनर है तो कर्ली ब्रैकेट्स हटा दो, रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा दो। कैन वी रिमूव रिटर्न फॉर मोर वेरिएबल्स? हाँ देखो ना, मैंने हटाया यहाँ पे A, B है, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट हटा दिया A+B+100। अब मैं यहाँ पर C भी ले लूँ, बस देखो भाई, ये भी हट गया, ठीक है। अब ये देख लो, चलो यार वैसे ही क्या ही बताऊँ मैं, जैसे यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं है वैसे यहाँ पे एरो लगा दिया, मतलब यहाँ पे भी आर्गुमेंट नहीं है। हाँ ये देखो, एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे बॉब नाम का फंक्शन है, तो यहाँ पे उसे लेट बॉब करके लिखेंगे, ठीक है। रिटर्न तो हमेशा हटा सकते हैं, नहीं भाई रिटर्न हमेशा नहीं हटा सकते, बताया तो। अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे और कुछ रिटर्न करना है तब लगाना, अगर कर्ली ब्रैकेट्स, हाँ वही तो, अगर कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे तो रिटर्न लिखना ही पड़ेगा ना। अरे भाई आदित्य मुझे लगा मुझसे बोल रहा है यार, क्या सार। जिसका डाउट था उसका नाम है। ठीक है समझ गए, और कोई डाउट? मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ भाई। सर वो ABC वाला एक बार एग्जीक्यूट करा के दिखाना जो ऊपर लिखा था। कौन सा कह रहे हैं? वो ABC वाला करा था, ये वाला? ऊपर लिखा था। नहीं सर, ऊपर। भाई सबसे ऊपर तो यही है, क्या कह रहे हैं मुझे बताना अबे भाई। 3 वेरिएबल्स ए वाला। प्लस बी प्लस 100 ओ वाला। अच्छा 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 अच्छा, A+B, ओ सॉरी सॉरी, कहाँ लिखा था मैंने, ये रहा, ठीक है। अब मैं अभी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ लेट। देखो उसमें बस तुम्हारे वेरिएबल्स भी तो बड़े हैं, बाकी कोड का सिंटैक्स समझो बस, तो वेरिएबल्स तो कितने भी डाल दो। देख लो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया एडम, और यहाँ पे A, B, C है, मैंने 1 2 3 लिख दिया, A+B+C+100, वैल्यू आ गई 106, समझ गया? गॉट इट। बढ़िया। अभी तुम लोग को ये लग रहा होगा ना कि मैं एग्जीक्यूट करे पड़ रहा हूँ, तुम लोग कर नहीं पा रहे हो ऐसे, है ना? वो भी अभी बता दूंगा मैं, मतलब तुम लोग चाहो तो उस पर कर सकते हो गूगल क्रोम पे। चलो मैं वो भी दिखाई देता हूँ। एरो फंक्शन क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ। यस सर। इफ वी राइट मोर स्टेटमेंट्स, बता दो अगर मोर स्टेटमेंट्स है जैसे ये है, इसमें देखो ना कितने सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो हाँ यहाँ पे देखो कितने सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स रिमूव नहीं किए, ठीक है। चलो भाई।
बैक टू कोड, बैक टू स्लाइड्स, राइट। ओ शिट, फॉर ईच भी बताना था। चलो भाई फॉर ईच देख लो। अभी ये एक ऐसा लूप है जो आप लोगों ने सी प्लस प्लस में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये है अपना फॉर ईच लूप। अब नॉर्मली अगर तुम पे कह रहे होगी वैर ए आर आर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, तो तुम लोग कैसे लिखोगे उसका लूप? कोई लिख के भेज सकता है ग्रुप चैट पे? थोड़ा टाइम लगेगा, भेजो भेजो। सार्थक सर भाई मुझे रिपीट प्राइवेटली मैसेज सर कर रहा रिपीट था। करना एक बार। तुम पे कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है। तुम्हें एरे के अंदर इटरेट करके उसका एलिमेंट प्रिंट करना है, कैसे करोगे? कोड भेजो लिख के। ये तो एक तरीका है नीचे से बस कॉपी करके देते हैं। और से कैसे लिखो भाई? सी प्लस प्लस में किया है ना, लिखो। पूरा सूडो कोड टाइप लिख दो। सीडो कोड टाइप्स, हाँ। फॉर आई इक्वल्स टू फॉर वैर इक्वल्स टू 0। ठीक है ठीक है ठीक, समझ गया समझ गया। क्वेश्चन ये था कि तुम पे एरे दी गई है, तुम्हें इटरेट करके उसके हर वैल्यू को प्रिंट करना था। अब तुम, मैं कैसे बताऊं, मेरे को यही है ना, मेरे को स्क्रीन शेयर भी करनी पड़ेगी दोनों। मैं ऐसा करता हूँ, कोड प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे मेरे पे कह रहे हैं ठीक, मैं क्या करूँगा, फॉर वैर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ या एरे डॉट लेंथ लिखते हैं। एरे डॉट लेंथ समझ में आ रहा है ना, उसकी वो पता चल जाती है इससे, साइज। ठीक, console console डॉट लॉग एरे ऑफ आई। ठीक, ये अपने पास तरीका है एरे को प्रिंट कराने का। ठीक, समझ में आ गया? ये तो पता ही होगा, नॉर्मल सी प्लस प्लस में ऐसे ही करते। ठीक है। अब इसको, इसका भी शॉर्ट हैंड, ठीक है। अब अपन लोगों ने मतलब सपोज कर लो जावास्क्रिप्ट डेवलपर को ज़्यादा लिखने का मन नहीं है, ठीक है। थोड़ा जूम कर दो, अब दिख रहा है? जूम दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ। अपने मतलब एक तरीके से ऐसा हो ना, जावास्क्रिप्ट डेवलपर बहुत लेजी होता है, उसे इतना सारा कोड लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो वो क्या करता है, एरे, एरे का नाम जैसे यहाँ पे एरे है तो एरे लिख देते हैं। एरे डॉट फॉर ईच एलिमेंट, कॉन्सोल डॉट लॉग एलिमेंट, ठीक है। अब तुम देख रहे हो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। अब कोई ये ना पूछो मुझसे एरो फंक्शन क्या होता है सर, मैं छोड़ दूंगा भाई क्लास। एरे डॉट लेंथ, इसमें क्या होता हूँ मैं? एरे डॉट लेंथ एक फंक्शन होता है, उससे एरे की लेंथ आ जाती है, इसका आउटपुट 6 होगा, ठीक है। ये एलिमेंट कीवर्ड है एक। एलिमेंट कीवर्ड नहीं है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है सर। ए, और यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा। अब समझो, यहाँ पे फॉर ईच में, फॉर ईच एक तुम्हारे टाइप का एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब फॉर ईच क्या कर रहा है, वो एक उसके अंदर हम लिखते हैं एक और फंक्शन, एक और फंक्शन, ठीक है। ये एरो फंक्शन है, समझ में आ रहा है ना? यस। तो ये एरो फंक्शन है, इसके अंदर मैंने ए ली वैल्यू। अब ये करता क्या एरो फॉर ईच फंक्शन, ये ऐसे सपोज कर लो, ये एरे की हर वैल्यू के लिए चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और ये जो वैल्यू होगी ना, ये इस वैल्यू को ए में दे देगा। समझो, जैसे ये तुम्हारे पास एरे है, तुमने डॉट फॉर ईच लिखा, तो ये एरे की हर वैल्यू के लिए लूप चलेगा। जैसे 6 बार है तो 6 बार ये लूप चलेगा। और जो एरे की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ ए आर आर आई है, तो वो वैल्यू को यहाँ दे देगा ए में। और मैंने यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग ए किया, तो बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए? यही होना चाहिए ना, समझे? बस बस भाई, समझना ही जरूरी है। ऐसा करते हैं, तुम्हें क्रोम पे दिखाते हैं।
ये है तुम्हारा कंसोल। मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ var ARR। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा होगा भी, मैं तो लिखता ही होगा। हाँ लो भाई, हो गया। ठीक, अब मैं लिखता हूँ ARR डॉट लेंथ। पहले ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था ARR डॉट लेंथ से होता क्या है। हाँ हाँ, और शायद इसमें पैरेंथेसिस नहीं आते हैं। हाँ, ARR डॉट लेंथ से ये 6 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ARR डॉट फॉर ईच, ठीक। फॉर ईच के अंदर अब अपन ने लिखा a। अब देखो, मैंने यहाँ पे a के अंदर ये लगाया हुआ है, लेकिन मैंने भी क्या बताया, अगर a का आप पे सिर्फ एक ही पैरामीटर है तो आप ये भी हटा सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो। अनडिफाइंड क्या है, अनडिफाइंड क्या है भाई मत पूछो। अनडिफाइंड, देखो यहाँ पे एरो फंक्शन भी तुम्हें सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये अनडिफाइंड जो होता है ना, हर बार तुम जैसे क्रोम के डेव टूल्स में रन करते हो तो अनडिफाइंड एक बार प्रिंट होता ही है, इसका कोई मतलब कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग नोड नोड यूज करते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये तुम अपने ब्राउजर में भी चला के देख सकते हो। चलाओ, सब लोग ट्राई करो चला के, खुद लिखोगे ना तब पता चलेगा कैसे क्या लग रहा है, ठीक। अब चला तो तुम लोग खुद ही लोगे, आई होप। आगे बढ़े। अरे सर नहीं सर। हाँ बता। सर आउटपुट अगर नेक्स्ट लाइन करके नहीं चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 करके चाहिए तो क्या करेंगे? इसमें तो 1 के बाद नेक्स्ट लाइन में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, वैसे आ रहा है। अगर वैसे नहीं चाहिए तो? से नहीं चाहिए तो अ, उसका तरीका नहीं होता यार, आई गेस। हाँ, उसका अगर तुम्हें करना है ना तो उसके लिए काफी अजीब सा लगेगा तुम्हें। जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट अपेंड करूँगा, अ, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, कैर में कन्वर्ट करूँगा, पता नहीं भाई, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। क्यों मुदित, एक लाइन में करने का कोई तरीका होता है। इसको जैसे ये कह रहे हैं ना कि अभी तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं तो एक लाइन में आया आउटपुट, तो स्ट्रिंग में डाल के अपेंड करके फिर एक बार में प्रिंट हाँ, करना स्ट्रिंग पड़ता। में अपेंड कर दो, या तो वो होता है ना, क्या कहते हैं, ऑपरेटर होता है ना एक, कौन सा? स्ट्रक्चरिंग वाला। मतलब एक तो डॉट जॉइन होता है और एक अपेंड होता है, डॉट अपेंड। स्ट्रिंग डॉट स्वैप। अपेंड। हम एरे को डायरेक्टली भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, एरे के नंबर्स को। अच्छा होता है। हाँ हाँ, मतलब कुछ था मेथड उसका, वो तो मिल जाएगा। देख लो भाई, मैंने यहाँ गूगल करा, मुझे नहीं पता था आंसर, मेरे पे आंसर आ गया। डॉट लो, जॉइन ही है, ठीक है। डॉट जॉइन कर दो उधर। है ना। अरे ये तुम लोगों को एक्सटेंशन पता है ना, ये ग्रिपर ग्रेपर है, होता है। हाँ, ये ये डाउनलोड बहुत कर काम दो की क्रोम एक्सटेंशन में। है, हाँ। मतलब हाँ भाई, कर एक लेना बार चाहिए में देखो तो मेरे पे जॉब। आउटपुट आता है। हो रहा है एज वी टुडे लर्न सी प्लस प्लस एंड वी आर नाउ लर्निंग जावा। भाई यार, हाँ, बस स्क्रिप्ट है यार ये। नहीं कोई यार जावा लिख दिया उसने, जावा हाँ, स्क्रिप्ट है भाई ये। वो लिख नहीं पाया। हाँ चलो फिर ठीक है अच्छा भाई, तो ये एक्सक्यूज मान लिया। थोड़ी थोड़ी सी तो सीखी होगी ना तुम लोगों ने, ये लैंग्वेज तो आती होगी ना। यस। ये हाँ, ग्रेपर से तो क्या होता है, ग्रेपर से ये सी लिख के लैंग्वेज ही आता तो है, है ये ये एक होता है। तरीके से, मतलब उसी का तो सिंटैक्स चल रहा है अभी तक। इसको और हम लोग सेपरेटर से भी यूज कर सकते हैं, 3 डॉट्स लगा के, बट वो थोड़ा हायर होगा अगर एक ही हाँ लाइन में भाई, प्रिंट तो करना है तो। हाँ भाई तो, वो 3 डॉट्स डाल के, हाँ। हाँ। हाँ हाँ।
अरे ग्रेपर आई से गेस लाइक तुमने कुछ भी सर्च किया ना तो उसका कोड डायरेक्टली आ जाएगा, तुम्हें कोई लिंक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई गेस थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, दोनों के क्लास है तो मैं थोड़ा पार्ट जैसे डॉम में तुम्हें कल पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर टास्क नहीं दे पाएंगे यार। कितना करवाएगा फिर आज? ऑब्जेक्ट्स तो पढ़ा ही देते हैं यार। हाँ ऑब्जेक्ट्स ठीक है, बेसिक बेसिक करवा दो। ठीक है। ये कितना बड़ा oops वाला ऑब्जेक्ट? part है क्या? क्या? ये ऑब्जेक्ट्स, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स जैसे होता है उसमें आता है ये? हाँ जेएस में ऊप्स है, बट अभी तुम खाली ऑब्जेक्ट्स की एक बार नॉलेज रख लो कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। हाँ ये समवॉट उसी की तरह का है लेकिन काफी अलग भी है, ठीक है। तो अभी मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, फॉर ईच लूप तो समझ में आ ही गया होगा ना? ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। तुम्हारा अभी तो मैंने कितने लूप पढ़ा दिए तुम्हें, ठीक। ये 1 2 3 4 फॉर ईच भी समझ में आ गया ना, ये दो बचे। ये दो में तुम देख रहे हो ना ऑब्जेक्ट कीवर्ड है। चलो अब ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब रियल लाइफ में तो ऑब्जेक्ट्स पता ही ना, नहीं तुमने वो नहीं पढ़ी है। रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, ये कार है तो एक ऑब्जेक्ट में क्या होती है, दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। मेथड्स इन द सेंस वो कार क्या काम कर रही है, प्रॉपर्टीज इन द सेंस उसकी अपीयरेंस क्या है, उसकी बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो जैसे प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है, सपोज करो फिएट की गाड़ी है। मॉडल नंबर क्या है, 500 मॉडल नंबर है। वेट क्या है, 850 kg है, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस, स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस, हाँ कह सकते हो सी, मतलब नहीं अलग होते हैं, स्ट्रक्चर्स बहुत अलग होते हैं। नहीं नहीं उससे कंपेयर मत करो। अब इसमें मेथड्स होते हैं क्योंकि शायद तुम्हारे स्ट्रक्चर में मेथड्स नहीं होते ऐसे। तो मेथड्स इन द सेंस तुम्हारा कार की क्या फंक्शनैलिटी है। कार, हाँ लाइक ऊप ऊप ही समझ लो इसे, ऊप से बड़ा आ रहा है थोड़ी। कार डॉट स्टाइव स्टार्ट, कार डॉट ड्राइव, कार डॉट ब्रेक। ये गाड़ी स्टार्ट होती है, ड्राइव होती है, ब्रेक लगते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इसके नेम, मॉडल, वेट, या कितने इसमें टायर्स हैं, कौन सी कंपनी का टायर्स हैं, हेडलाइट कौन सी कंपनी की है, कितने लोग बैठ सकते हैं, कौन सी ईयर में बनी है, ये सब चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। मेथड्स ये क्या क्या कर सकती है, स्टार्ट होती है, ड्राइव होती है, ब्रेक लगते हैं, हॉर्न बजता है। सपोज कर, समझ में आ गया ना। और रियल लाइफ में ये एक एनालॉजी दे रहा हूँ मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट्स की, प्रॉपर्टीज ये होते हैं, मेथड्स ये होते हैं, समझ गए? यस। अब एक्चुअल डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ये वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। अ प्रॉपर्टी इज अ नेम्ड कंटेनर फॉर अ वैल्यू, ठीक। अब देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पता चलता है। द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ की, दस एन ऑब्जेक्ट कैन बी कॉल्ड अ की वैल्यू पेयर। जय विप्टी भाई, हाँ जय विप्टी। A property is a named property is a named container for a value. The name of the property is called key. Thus, an object can be called a key value pair. इसको समझते हैं क्या है ये। अब ये तुम्हारा JS का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें तुम देख रहे हो जो नेम है, एज है, और यहाँ पे कोलन लगा के जॉन कॉमा एज, कोलन लगा के 20। इसमें जो नेम और एज है वो क्या है, कीज है। कीज इन द सेंस तुम अगर पर्सन डॉट नेम लिखोगे तो उसकी वैल्यू आएगी जॉन। ये ऐसा समझ लो जैसे तुम्हारा वेरिएबल होता है ना, तुम वेरिएबल को एक नेम देते हो ABCD इज इक्वल्स टू, अरे यार इंटर दो क्या, 12। तो इसमें जो तुम्हारा ABCD है वो एक की है, और जो तुम्हारा 12 है वो उसकी वैल्यू है, उस की की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नेम है तो नेम एक की है और उसकी वैल्यू है जॉन। एज एक की है, उसकी वैल्यू है 20, ठीक है। लाइक डिक्शनरी इन पाइथन, पर्सन स्ट्रक्चर जैसा काम करेगा। पर्सन स्ट्रक्चर, सर वो सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं ना, स्ट्रक्ट करके, उसमें हाँ फिर भाई अलग अलग है, मैं कह तो रहा हूँ वो चीज़ अलग है, अरे स्ट्रक्चर वो अलग होते हैं। स्ट्रक्चर और इसको कंफ्यूज मत करो। हाँ तुम C++ का यार थोड़ा ज्ञान वहाँ छोड़ के आओ। और वो स्ट्रक्चर में तुम्हारा ऐसे की वैल्यू पेयर नहीं होता, ये बहुत मतलब उससे अलग है। अभी तुम समझोगे यार, इसमें नेस्टिंग भी होती हाँ तुम ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, वो आएगा। है ना। अरे ऐसे सब समझ लो ना, तुम लोगों ने अभी PR डाली होगी ना टास्क 1 की और ऐसे टास्क 2 की, तो तुम लोगों ने डॉट जेसन करके फाइल हाँ बनाई वही होगी। जेसन फाइल। अब तुम लोगों ने डॉट जेसन फाइल देखा ना, या सीधा कॉपी पेस्ट मार दी, क्या किया था उसमें, ऐसे वो तो लिखा था।
उसमें वो ऐसे तो जेसन लिखा फाइल है। एक ऑब्जेक्ट ही तो है। हम्म एक जेसन जो होता है ना, वो जेएस का एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है। हाँ लाओ हाँ, भाई दिखाई तो जेसन की फुल फॉर्म देखो क्या है पहले। जेसन की फुल फॉर्म है भाई। ये देखो, ने पढ़ा जेसन के बारे में? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को ही लिखने का तरीका है। देख रहे हो भाई, जावास्क्रिप्ट इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि उसके ऑब्जेक्ट के नाम पे एक फाइल ही बन गई, फाइल स्ट्रक्चर बन गया जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये जो तुम्हारी की वैल्यू है, ये एक प्रॉपर्टी हुई, ठीक, पर्सन की प्रॉपर्टी नेम और एज, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी के अंदर की और वैल्यू है, नेम और जॉन, ठीक है। A property is a named container for a value, a named container for a value, ठीक है। वैल्यू हुई जॉन और नेम्ड कंटेनर में उसका जैसे नेम है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करो समझो। थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा अभी। हम्म सर प्लीज वंस अगेन। अरे भाई, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारी रियल लाइफ का, कार डॉट नेम फिएट, कार डॉट मॉडल 500, कार डॉट वेट 850, ठीक। तो इसके नेम क्या है फिएट, मॉडल क्या है 500, वेट क्या है 850। तो जो नेम है उसे हम कहते हैं की, और जो फिएट है वो हुई वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं कार का वो लिखूंगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कार, इसमें दिखाई देता हूँ। वैर कार इक्वल्स टू, अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी अपने पास। नेम, तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम क्या, फिएट। ये जो नेम है अपना, ये एक हो गई की, उसकी वैल्यू क्या है फिएट। सिंपली मॉडल, ये एक तरीका होता है लिखने का, ये कोलन लगाना प्लस यहाँ पे बाद में कॉमा लगाना, ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट लिखने का। मॉडल हो गया सपोज करो 500, कलर हो गया पर्पल। अब जैसे मैंने एंड कर दिया ना, तो यहाँ पे मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा, लगा भी सकते हो, वैसे एरर आती है कुछ जगह। तो सब समझ गए ना, ये ऐसा ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो नेम है, ये जो लेफ्ट साइड में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, ये कीज हैं, इनकी वैल्यू है राइट साइड वाली प्रॉपर्टी, जैसे फियाट 500 पर्पल। तो अगर मैं लिखता हूँ कार्ड डॉट नेम, तो पता है क्या लिख के आएगा, फियाट, ऐसे फियाट लिख के आएगा अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ। अरे करके दिखा दे। करके दिखा देता हूँ यार। वार वार थोड़ा बड़ा अच्छा, कर देता हूँ। जितने अभी एग्जांपल हो रहे हैं ना, तो एक वो इशू रिलेटेड बात करना चाहूँगा। लाइक तुम सबने सेकंड इशू में इशू नंबर 2 क्यों लिखा है उधर, जब पीआर डाला? इशू नंबर 2 नहीं है वो, देखो क्या है, किसी की मर्ज नहीं होगी। बाद में देख लेना है, अभी क्लास के। इशू नंबर अरे 190 कॉपी कर दे भाई सीधा। अरे भाई लिख ही दिया कोड, ठीक है। तो कार डॉट नेम, कार डॉट मॉडल, कार डॉट कलर, ये सब मैं लिख दिया। अब देखो मैं कार डॉट कलर लिखूंगा रेड, कार डॉट मॉडल लिखूंगा 500, कार डॉट कलर लिखूंगा, अच्छा नहीं, कार डॉट नेम, कार डॉट नेम लिखूंगा फिएट। समझ गए, ऐसे चलता है ये। यस सर। सर हाँ बताओ। सर आप ये गूगल के कंसोल में कैसे खोला? यार तुम्हें इंस्पेक्ट टूल्स नहीं पता अभी तक? तो यार ये तो कब से कर रहे हैं। चलो कोई नहीं,
राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, इस पे क्लिक करो तो ये तुम पे इंस्पेक्ट टूल्स खुल जाते हैं, डेवलपर टूल्स। यहाँ पे मैं गया कंसोल वाले सेक्शन में और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ कोड, ठीक है। ठीक है। ये देख लो भाई, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, सिंस ऑब्जेक्ट्स आर प्राइमरीली a डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, इन प्राइमर सेंस एक ऑब्जेक्ट में हम डेटा ही तो स्टोर करते हैं ना, जैसे तुम्हें जेसन फाइल पे भेज दो कह रहे हैं तो एक सॉर्ट ऑफ एक डेटा ही है ना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा, तो उसे एक्सेस भी करना ही है हमें। तो अभी मैंने जैसे बताया ना, जैसे सपोज कर लो ऑब्जेक्ट है, नेम है मेरा कॉलेज ब्रांच CGPA 10, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांच, तो इसमें क्या आएगा IT, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट उसकी की जैसे ब्रांच है, कॉलेज है, नेम है, CGPA है, तो ये चैट बंद हो गई क्या? हम्म हाँ, तो जो लेफ्ट साइड में की है ना, अगर तुम उसे एक्सेस करोगे ऑब्जेक्ट डॉट की नाम, जैसे यहाँ पे ब्रांच, या फिर ऑब्जेक्ट डॉट कॉलेज जैसे मैंने अभी दिखाया ना, तो तुम्हें उसकी वैल्यू निकल जाएगी, जैसे ट्रिपल IT है, IT मेरा नाम। इसका दूसरा तरीका ये है, ऑब्जेक्ट डॉट नहीं लगाना माने, तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के फिर डबल कोट्स के अंदर ब्रांच, ये दूसरा तरीका। समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है। यस। डेमो में क्या डबल कोट्स नेसेसरी? हाँ डबल कोट्स नेसेसरी है, सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो। हाँ अब थोड़ा सा एक अच्छा सा डेमो देते हैं। ऐसा करते हैं, मैं कौन इसी पे डेवलपर इस पे टूल्स पे दे देता हूँ ना, मेरे को बार बार स्क्रीन शेयर नहीं करनी पड़ेगी। अभी जैसे मैं अगर मुझे पता नहीं है कि पहले से डिफाइंड है या मेरा कार या नहीं है, देखो ये मेरी कार डिफाइंड है, मैंने तो मैंने console डॉट लॉग सिंपली कार किया, तो इसमें नेम मॉडल कलर ये ऐसे करके लिखे आ रहे हैं और इसे अच्छे से इसने दिखा भी दिया, ये इसकी स्टाइलिंग होती है डेव टूल्स की, ठीक है। अब कार डॉट कलर ये तो समझ में आ गया होगा, रेड आ जाएगा, कार डॉट मॉडल 500 आ जाएगा, कार डॉट नेम 8 आ जाएगा। अब सपोज करो मुझे इसमें कोई वैल्यू चेंज करनी है, डिलीट करनी है, ठीक है, कार डॉट कलर इक्वल्स टू, मैंने कर दिया सपोज करो ब्लू, ठीक। अब मैं फिर से करता हूँ console डॉट लॉग कार, अब इसमें कलर देखो चेंज हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया, मतलब ये म्यूटेबल है, ठीक है। तुम इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो, तुम ऐड भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज, जैसे कार डॉट मेक, सपोज करो 2002 की गाड़ी है, ठीक। अब मैं फिर से करता हूँ कॉन्सोल लॉक करता हूँ, तो यहाँ पे मेक भी ऐड हो गया, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं भी मैंने डिफाइन करी है शुरू में, तो मैं यहाँ पे वो नई की लगा के उसकी वैल्यू भी दे सकता हूँ यहाँ पे, सब समझ रहे हो। और इसमें ठीक है, और तो क्या ही तो आगे कंसोल लॉग में हाँ, सारी चीजें अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएंगी। कॉन्सोल डॉट लॉग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, जरूरी नहीं है। कहाँ आ रही है ऊपर देखो, ये है नहीं, तुम्हारा, इसके ये नीचे नीचे जो लिखा नीचे नहीं नहीं, नीचे वाली जो चीज़ है वो तो तुम्हारा जो गूगल क्रोम है वो आउटपुट के फॉर्म में चेंज कर रहा है उसे, ऊपर की जो मेन चीज़ है यही तुम्हारा आउटपुट है। है ना। अगर तो मैं इसे VS कोड में चलाऊंगा तो सिर्फ ऊपर का ही पार्ट दिखेगा, ये नीचे का नहीं दिखेगा, है ना। देखो अभी मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया, तो सिर्फ इतना ही तुम्हारा आउटपुट है ना। नो डबल कोड चेंजेड फॉर नंबर, हाँ भाई नंबर इतना तो पता ही होगा यार, स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं, नंबर ऐसे लिखते हैं,
आगे समझ में, आगे बढ़े। में सर बताओ। सर अगर पहले मान लीजिए डिक्लेयर कर दिए कार डॉट नेम फिएट और फिर अगर नीचे एक और बार लिख दें कार डॉट नेम BMW, तो फाइनली BMW प्रिंट हो जाएगा कि फिएट ही रहेगा? देखो ना, मैंने यहाँ किया तो है, कहाँ किया है, देखो ना, कार डॉट कलर को ब्लू कर दिया है, जबकि पहले से डिफाइंड है रेड। कार डॉट कलर रेड है ना, तो यहाँ पे ब्लू चेंज हो गया ना, कार डॉट कलर यहाँ पे ब्लू हो गया। अब मैं यहाँ पे कार डॉट नेम को BMW हो गया अपना, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है। आगे समझ में, आगे बढ़े। ठीक है। फर्स्ट रखो। अरे भाई गिटहब लिंक क्यों डाल रहे हैं? अरे भाई यहाँ थोड़ी गिटहब लिंक डालने होते हैं। चलो कोई नहीं। अब आते हैं फॉरेन लूप्स पे। फॉरेन लूप ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैं बता ही दे रहा हूँ मिनिमम मिनिमम फॉर्म में। फॉर कांस्टेंट की इन ऑब्जेक्ट console.log ऑब्जेक्ट ऑफ की, here the loop iterates through every key present in the object and returns it। ठीक है, जैसे फॉर कांस्टेंट की, मैं दिखाई देता हूँ इसका, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने फॉर लिखा कांस्टेंट की इन कार, अब मैं सिंपली की को प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज प्रिंट हो रही है, नेम मॉडल कलर, नेम मॉडल कलर मेक, मेक हमने एक्स्ट्रा किया था ना, तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारी कीज प्रिंट हो रही है। अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे कर दूँ, कार और अंदर डाल दूँ की, अब देखो सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है ना, BMW 500 ब्लू 2002। अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो सारी कीज प्रिंट हो रही हैं, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो उसकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। ये सेम उसी तरीके से तुम एरे में यूज़ करते हो, है ना। कोई डाउट है? इट सिंटैक्स रिजेंबल्स मोर विद SQL। भाई यार SQL थोड़ी होता है ये, छोड़ो। आ गया समझ में, फिर मैं मेन पार्ट पे पढ़ूँ। प्लीज रिपीट भाई, कोई स्पेसिफिक चीज़ ही रिपीट करूंगा ना, बताओ क्या रिपीट करना है। इन वाला अभी फॉर ही समझा था ना, वैसे ही फॉर इन है। ठीक है, फॉर में अंदर मैंने लिखा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है यूज करना है, इन एक कीवर्ड है यूज करना है, फिर कॉन्स्ट की इन कार। इससे क्या होगा, तुम्हें आउटपुट में console डॉट लॉग जब तुम की करोगे तो तुम्हें आउटपुट में सारी कीज मिल जाएंगी जो ऑब्जेक्ट की होती है। अब मैं कीज बार बार नहीं बताऊंगा कि क्या होती है, ये नेम मॉडल कलर मेक ये सब कीज होती है। ठीक है, तो अगर तुम मैं सिर्फ console डॉट लॉग करूँगा की करूँगा तो नेम मॉडल कलर मेक प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं कार ऑफ की करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, यहाँ पे कि दो तरीके होते हैं, 8 लाइन पे और 9 लाइन पे चेक करो, ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांच या फिर ऑब्जेक्ट ब्रैकेट करके ब्रांच, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे console डॉट लॉग कार के अंदर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की लिखी तो उसकी वैल्यूज प्रिंट हो गई। अगर मैं चाहूँ तो ये की जगह कुछ और भी लिख सकता हूँ, के लिख दे रहा हूँ तो भी चलेगा, है ना। ये के और ये कार जो है वो तुम्हें डिफाइन करनी पड़ेगी, और बाकी जो कॉन्स्ट और इन है ये कीवर्ड्स है। ठीक है, अब समझ में आ गया।
चलो भाई थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पी लो, फिर आते हैं डॉम मैनिपुलेशन। आज मैं पढ़ा ही देता हूँ, डॉम मैनिपुलेशन खत्म हो जाएगा फिर टास्क दे देंगे। सर आपने बोला था आप कल कराओगे डॉम। हाँ भाई जल्दी हो गया ना, सी प्लस प्लस तुम लोगों को आती है, मैं फॉर और वाइल बनाना नहीं पड़ा। अभी इन लोगों की कितनी क्लास बची है, आधे घंटे का बचा है ना? 11:30 40 तक है। चलो तब तो हो जाएगा यार, आधे घंटे में तो पढ़ाई लेंगे। सर एक लूप रहता है ना बस। अरे हाँ भाई एक लूप रह गया। हाँ ये फॉर ऑफ, ये किसी काम का नहीं, इसे मत करो। ठीक है, मतलब पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता इसलिए मैंने बताया भी नहीं तुम लोगों को। ये देखो फॉर लिस्ट दे रखी है, फॉर ऑफ कर दिया आई ऑफ लिस्ट, तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब नॉर्मल वही चीज़ है यार, इसमें मैं क्या बताऊँ। बस यहाँ पे अगर मैं लिस्ट ऑफ आई कर दूंगा, इनने यहाँ पे वो एक स्टेप भी हटा दिया, बस इतनी सी चीज़ है, क्या डिफरेंस नहीं होता है। की वाले जैसा है थोड़ा, हाँ की वाले सेम ही है भाई, सेम है की वाला बिल्कुल। यहाँ पे बस इन और ऑफ है ना, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे रोल्स। चलो यार दिखाई देता हूँ। ओ अरे यार डिफाइन करना पड़ेगा। हम्म अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे फॉर, इसे कॉपी कर दे रहा हूँ। लेट कॉन्स्ट आई ऑफ कार। अब यहाँ पे मैं आई प्रिंट करूँगा, कार इज नॉट इटरेटेबल। इसमें एरर आती है इटरेटेबल नॉन इटरेटेबल का। चलो लिस्ट से बता देते हैं, जैसे इसमें बता रखा है यहाँ पे। हाँ ये एरर डिफाइंड है ना। हाँ ये डिफाइन तो की थी शायद, चलो फिर से बनाना पड़ेगा यार। हम्म एरर क्यों आ रही? एरर is not defined। हाँ अब आया। ये पता नहीं क्यों आ रहा है ऐसा। हाँ यहाँ पे देखो मैंने एक एरर डिफाइन की, यहाँ पे लेट के ऑफ ए आर आर किया, फिर कॉन्सोल डॉट लॉग किया करके। ठीक है, ऑफ यूज करना है, फॉर ऑफ बता रहा हूँ ना मैं, फॉर इन नहीं। तो अब ये क्या करेगा, ये 1 2 3 4 5 6 प्रिंट कर देगा यहाँ पे। सिंपल ही है यार, वैल्यू प्रिंट कर देगा इंस्टेड ऑफ की। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ।
तो ये 4 5 6 7 8 प्रिंट कर देगा। के क्या है इधर, के एक वैल्यू है जो प्रिंट हो रही है, मतलब जैसे 4 5 6 7 8 की हम पहले की यूज कर रहे थे, यहाँ पे के एक वैल्यू है, की वैल्यू है 4 5 6 7 8 9, मतलब ये समझ लो फॉर ईच लूप है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता रहा इसमें, टाइम वेस्ट है ये। मेरे ख्याल से होस्टिंग नहीं हो पाएगी आज। चलो आगे बढ़े, डॉम मैनिपुलेशन। कितने भाई जिंदा हो अभी बता दो। 1 2 3 4 जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, बढ़िया। अब पढ़ते हैं डॉम मैनिपुलेशन। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि डॉम मैनिपुलेशन इज व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट यूनिक, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन ही हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को जब हम मतलब वेबसाइट्स में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों को कैलकुलेटर वाली ऐप दिखाई थी ना, तो वो कैलकुलेटर वाली ऐप तुम लोग को जावास्क्रिप्ट में ही बनानी होती है। अभी तो तुमने सिंपली सी प्लस प्लस में जैसे होता है सेम वैसे ही थोड़ा बहुत था, थोड़े बहुत छोटे चेंजेस थे। अब वो चेंजेस जो होते हैं वो तुम डॉम मैनिपुलेशन जब करोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएंगे। है क्या डॉम मैनिपुलेशन? डॉम तो पता ही है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ाया था हम लोगों ने सबसे, शायद फर्स्ट वर्कशॉप में पढ़ाया था, ठीक है। इट इज क्रिएटेड बाय ब्राउजर व्हेन अ वेब पेज इज लोडेड इन ग्राफिकल फॉर्म। इट इज लाइक अ ट्री ऑफ एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड नोड्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एवरी सिंगल एलिमेंट ऑन अ पेज, ठीक है। डॉम तो समझ में आ ही गया होगा, इतना बार समझा चुके हैं। जितने लोग अभी आए अभी वैसे है मीट में सब कंसिस्टेंट ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो बस यही है कि डॉम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। तुम्हारी जो HTML की फाइल होती है वो रेंडर एज अ डॉम होती है ना। देखो मैं यहाँ पे मेरे पे शायद एक्सटेंशन है उससे हो जाता है। इसमें शायद डॉम नहीं है। अब सपोज करो जैसे मैं कोई वेब पेज उठा लेता हूँ, गूगल का वेब पेज उठा लेता हूँ, इसका एलिमेंट्स है, कमांड है, मैं ये यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। तो ये इसका देखो, ये इसका डॉम आ गया, देख रहे हो, ये इसका डॉम है इस वेब पेज का। यहाँ पे डिव के अंदर ULLI डिव स्पैन SVG पाथ, ये सारे देख रहे हो कितना बड़ा डॉम, ये ऐसे बनता है। एक एक सॉर्ट ऑफ एक ट्री हो गया ना, तुम देख रहे हो इसकी वैल्यू में ये, इसकी वैल्यू में ये, इसकी वैल्यू में ये। अब जावास्क्रिप्ट से हम क्या करते हैं, हम इसी डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम इस डॉम को चेंज कर सकते हैं, जो तुमने अभी तक कभी नहीं किया होगा। CSS में भी नहीं कर सकते, HTML में भी नहीं कर सकते। तो इससे जो हमारी वेबसाइट होती है वो डायनामिक बनती है, मतलब यूजर से इंटरेक्टिव बनती है। सो ब्रिंग्स अ वेबसाइट लाइव यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू अलाउ यूजर इंटरेक्शन। तुम्हारी वेबसाइट में यूजर कोई बटन क्लिक करे तो कुछ हो जाए, उसके लिए डॉम यूज होता है। अब डॉम से ये चार चीज़ें होती हैं। स्टाइलिंग होती है, तुम ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो CSS डायनेमिकली। इवेंट लिसनर्स तुम ऐड कर सकते हो, यू कैन रिएक्ट टू इवेंट्स सच एज माउस क्लिक, की प्रेस। तुम HTML हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो, यू कैन चेंज डायनामिकली चेंज द HTML डॉक्यूमेंट। और तुम फॉर्म्स भी हैंडल कर सकते हो। जैसे तुम लोग का टास्क वन था ना, उसमें तुम लोगों से फॉर्म बनवाया था। उस फॉर्म का रिस्पॉन्स अभी तुम जैसे डाल के अगर सबमिट करोगे, शायद सबमिट बटन तो नहीं बनवाया था तुमसे, लेकिन अगर तुम एक बटन डाल के सबमिट करोगे तो उसमें कुछ होगा नहीं। लेकिन तुम वेबसाइट नॉर्मली देखते हो सबमिट, जैसे मैं मेरी वेबसाइट ले लो, ये मेरी वेबसाइट है। तो इसमें जैसे मैं कॉन्टैक्ट पेज पर डालता हूँ,
अब यहाँ पे ये एक फॉर्म है, ठीक है, टाइप ऑफ फॉर्म है। मैं यहाँ पे अपना नाम डालता हूँ, ईमेल में जैसे अपनी ईमेल डाल दी, सब्जेक्ट में कुछ भी डाल दिया, मैसेज में कुछ भी डाल दिया, और यहाँ पे सेंड मैसेज पे जाता हूँ। तो देख रहे हो मैसेज मेरा सेंड हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं बटन क्लिक से ये सारा डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ अपनी मेल आईडी में। अगर मैं तो अपनी मेल दिखाऊंगा ना तो मेरी मेल में आ गया होगा ये। चलो यार मैं मेल भी दिखाई देता हूँ, प्राइवेसी ब्रीच कर देते हैं आज। मेल दिखाने का मन नहीं कर रहा है वैसे, चलो। ओ शिट, गलत चीज खुल गई। ये क्या है भाई, म्यूट कर लो जो भी है। देखना भाई मदद कौन है, म्यूट कर दे। ये देखो, ये मेरे पे मेल आ गई है ना, ये मेरे पे मेल आ गई, नेम ऑफ पर्सन, ईमेल आईडी ऑफ पर्सन, मैसेज ऑफ पर्सन। अब इसमें तो मैंने बैकएंड वगैरह भी यूज किया है, इसलिए इसलिए ये बन पाया है। वरना मतलब एक तरीके से समझ लो ना, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ और मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये डेटा कहीं जा रहा है। अभी नॉर्मली कुछ नहीं हो रहा था तुम्हारी वेबसाइट में, तो ये करने के लिए तुम्हें जावास्क्रिप्ट चाहिए। तुम्हें स्टाइलिंग के लिए चाहिए इवेंट लिसनर्स, मैंने बताया ना माउस क्लिक करने पे कुछ हो तो वो उसके लिए इवेंट लिसनर, ऐड और रिमूव एचटीएमएल और हैंडल फॉर्म्स, ठीक है। अब देखो सेलेक्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स। अब ये थोड़ा मतलब सब अभी थोड़ा ओवरवेलमिंग सा लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम एक बार करने लगोगे तो समझ में आ जाएगा। तुम्हारे एचटीएमएल एलिमेंट्स तुम सेलेक्ट करोगे ना, तुम्हें यूज करना है कहीं तो तुम एलिमेंट सेलेक्ट करोगे। तो हम लोगों ने क्यूरी सेलेक्टर पढ़ाए थे, याद है किसी को? कोई पता हो तो बताओ यार, बोल के बता दो। सब सो गए? नाम सुना था कभी भाई, मुझे तो पढ़ाया था ना क्यूरी सेलेक्टर। हेलो भाई, मेरी आवाज भी आ रही है? आवाज आ रही है पर शायद मुझे है नहीं बीच में। चैट्स में लिखा है। हाँ आ रही है ना। क्यों, सार्थक पढ़ाया तो था यार क्वेरी सिलेक्टर। अरे मैं उस वाली में था नहीं जिसमें मुझे था ना। बहुत बढ़िया। तो भाई पढ़ाया था क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं पढ़ाया था, मैं क्वेरी सिलेक्टर पढ़ाया था। अरे क्लास आईडी वो तो पता था, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है। तुम सीएसएस में लिखते हो तो हैश लगा के लिखते हो, डॉट लगा के लिखते हो। हाँ तो भाई वही क्वेरी सिलेक्टर होती है यार, तुम्हें नाम बताने पड़ेंगे हर चीज के, वो पता है ना बस। तो तुम वो क्वेरी सेलेक्टर यूज करके तुमने सीएसएस में किया था जैसे स्लैश करके तुमने स्टाइलिंग दे दी थी आईडी करके, वैसे ही तुम जावास्क्रिप्ट में भी उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। दिखाता हूँ। क्वेरी सेलेक्टर है और क्या है तुम्हारे लिए, एचटीएमएल में स्टाइलिंग है, डेमो है, फिर इवेंट्स है। चलो हम्म, इस पे आ जाते हैं। अब मैंने तो अभी तक सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिख रहा था, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एचटीएमएल। अरे यार मेरी वीडियो बार बार खुल जा रही है। यहाँ पे मैं एक एच3 टैग बना देता हूँ। अब ये मत कोई ये मत पूछना है एच3 H1 क्या होता है, मैं मीट बंद कर दूंगा क्लास। जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल नहीं भाई, ये कोड पे नहीं, यहाँ पे देख एचटीएमएल का कोड ये है, सीएसएस का कोड ये है, जावास्क्रिप्ट का कोड ये है, अलग अलग है ना। ओके सर। तो ये हेडिंग है, पैराग्राफ टैग में। अब मैं यहाँ पे देता हूँ आईडी, यहाँ पे देता हूँ आईडी। अब तुम लोग जैसे सीएसएस में चेंज करते हो तो कैसे लगाते हो आईडी के लिए, हैश हेड, फिर डबल कोट्स के अंदर, ओ सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर
कलर कलर इक्वल्स टू ब्लू। देखो कलर चेंज हो गया, नीचे वेबसाइट आ रही है FYI। देखो जैसे H1 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा। देखो ब्लू कलर हो गया। अगर मैं पैरा करता हूँ, इसका कलर ग्रीन करता हूँ, तो इसका कलर ग्रीन हो गया, ठीक है ना। अब मैं जावास्क्रिप्ट में, अगर अभी तो मैंने हैश करके सेलेक्ट किया, अब मैं जावास्क्रिप्ट में अगर मैं इसे सेलेक्ट करना है, मुझे सेलेक्ट इन द सेंस मुझे इसे यूज करना है किसी के लिए, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है? हेड। बार एक्स। अब तुम्हें ये जो जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट इसमें स्टाइलिंग कर सकते थे। यहाँ पे हम इसे स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें इसे यूज करना है ना कहीं। केस सेंसिटिव है, हाँ भाई केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, ये कैमल केसिंग होती है बाय द वे, हर वर्ड की पहला लेटर कैपिटल होता है इसमें। ये हेड स्टोर होगा। एक्स में ये पैराग्राफ H1 टैग स्टोर होगा। मेरे ख्याल से इसमें दिखेगा नहीं यार, शायद। हाँ ये देखो, ये इसका कंसोल है। यहाँ पे देखो कंसोल में आ गया H1 हेडिंग, ठीक है। कोड फिनिश हुआ। प्रिंट क्या नहीं हो रहा है यार? हाँ ये देखो यहाँ पे आईडी हेडिंग प्रिंट हो गई, ठीक है। ये कोड पेन का थोड़ा इशू होता है। केस सेंसिटिव मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट का ई स्मॉल कर दूंगा, बाय का बी स्मॉल कर दूंगा, आई का आई स्मॉल कर दूंगा, तो ये चलेगा नहीं कोड। देखो एरर आ गई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज नॉट अ फंक्शन, है ना। तो ई कैपिटल, बाय का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल। अब यहाँ पे मैंने एक्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो एक फंक्शन हो गया गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐसे बाकी फंक्शंस भी होते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय टैग नेम, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है। टैग नेम से क्या होगा, तुम अंदर टैग डालोगे H1 टैग, तो उससे आ जाएंगे एलिमेंट्स जितने भी होते हैं। अब मैंने तो यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, एलिमेंट लिखा है ना, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिख दूंगा, तो मैं आईडी नहीं यूज कर सकता क्योंकि आईडी एक एलिमेंट की लगती है। यहाँ पे जैसे क्लास लिखा, तो एक एरे आएगी तुम पे, एरे में तुम्हारे पास सारी उस क्लास के एलिमेंट्स आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसमें तुम क्वेरी डाल सकते हो, क्वेरी एज इन यहाँ पे हैश यूज करोगे। मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ। जैसे अभी तो मैंने आईडी यूज की, तो मैंने डायरेक्ट आईडी लिख दी। अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर यूज करूंगा तो मेरे को हैश लिखना होगा, बिकॉज मैं आईडी यूज कर रहा हूँ ना, इसको नहीं पता कि मैं आईडी यूज कर रहा हूँ या क्लास यूज कर रहा हूँ, जैसे तुम CSS में करते हो। तो क्वेरी सिलेक्टर में डबल कोट्स के अंदर हैश या डॉट लगा दिया। क्वेरी सिलेक्टर ऑल में तुम्हारे पास जितने भी उस क्वेरी के होंगे वो सारे आ जाएंगे, जितने भी उस आईडी के हो जाएंगे वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसी हिसाब से टैग नेम क्लास नेम चलता है, ठीक है। समझ गए? भाई बहुत लीव कर रहे हो तुम लोग तो। 90 बचे हो। चलो। सर हम्म। सर अगर मल्टीपल क्लासेस मतलब हमारे पास एक ही नेम की काफी सारी क्लासेस हो गई हैं
और हम्म, हमने गेट एलिमेंट बाय क्लास किया तो वो सब क्लास के एलिमेंट्स दिखा देगा जिनका सेम नाम है। अ, अगर तुमने किया गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, एलिमेंट्स ऐसे लिखा है, तो तुम पे हम्म। सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अगर तुम लिख ओके। रहे हो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो पहला आएगा। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? क्वेरी सिलेक्टर ऑल में बस क्लास यूज कर सकते हैं, नहीं तुम आईडी यूज कर सकते हो, लेकिन एक ही आएगा फिर। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइम भी कम है। अब तुम इसमें मॉडिफाई क्या कर सकते हो? तुम स्टाइल चेंज कर सकते हो, एच टी एम एल इनर एच चेंज कर सकते हो, एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो, और ये एट्रीब्यूट चेंज करने का दूसरा तरीका। ठीक है, तो मैं ये सब बता देता हूँ। स्टाइलिंग कैसे चेंज करोगे? तुम पे ये एक्स आया हुआ है, मैंने लिख दिया एक्स इक्वल्स टू एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू, क्या करना है बताओ? रेड कर। हाँ, ओ सॉरी, रेडी। डिटरमिनेंट बॉडी। हाँ, वो पुरानी एरर आ रही है, देखो। मैंने हेडिंग में इसका कलर, ये जो H1 करके हेडिंग है, इसका कलर मैंने ब्लू दे रखा था, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स के अंदर पहले मैंने क्वेरी सिलेक्टर लगा के ये एलिमेंट अपने में ले लिया। ठीक है, एक्स मैंने प्रिंट कराया था, तो ये H1 ही प्रिंट हो रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर, ये इसका तरीका होता है लिखने का। स्टाइलिंग में एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने यहाँ पे डॉट स्टाइल तो लिखना ही है, उसके बाद इस सी एस एस के प्रॉपर्टी जैसे कलर, तो मैंने रेड किया तो यहाँ पे रेड हो गया चेंज। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पिंक, तो ये देखो कलर पिंक हो गया, है ना। और तुम एक डिले देख रहे होगे, है ना। तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले सी एस एस लोड होती है, एंड में जावास्क्रिप्ट लोड होती है। तो पहले सी एस एस ने किया कलर ब्लू, फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे जैसे ही पहुंचे वैसे कलर हो गया पिंक। ये हो गई स्टाइल। अब आते हैं एक्स डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू, देखो, ये देखो, यहाँ पे हेडिंग लिखा था, मैंने इनर एच टी एम एल लिख के इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू नथिंग किया, यहाँ पे नथिंग चेंज हो गया, देख रहे हो। हेडिंग से यहाँ पे नथिंग हो गया, ये मैंने सीधा एच टी एम एल से किया है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, सॉरी जावास्क्रिप्ट से किया है ये, मैंने एच टी एम एल में कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। अब एट्रीब्यूट जैसे अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स डॉट क्लास नेम, मैंने लिख दिया ए बी सी डी। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, डॉट ए बी सी डी करके एक क्लास बनाता हूँ, और इसका कलर नहीं, इसमें कलर नहीं, इसमें देता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब देखो, देखो ब्लैक आ गया, जबकि मैंने डॉट एबीसीडी जो क्लास है वो मैंने H1 को नहीं दी है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्स डॉट क्लास नेम करके लिखा एबीसीडी, तो एक्स को ऐड हो गई एबीसीडी क्लास, जैसे ऐसे सपोज कर ली, ऐसा होगा कुछ ऐसा कोड। ये जो कोड है, ये जावास्क्रिप्ट ने खुद ही लिख दिया एचटीएमएल में, देख रहे हो कितनी मस्त चीज है जावास्क्रिप्ट। समझ गए? फिर स्टाइलिंग के लिए मैंने क्या किया, पहले एलिमेंट सेलेक्ट किया, फिर एक्स डॉट स्टाइल, फिर उसकी प्रॉपर्टी कलर की जगह, अब देखो
यहाँ पे मैं कलर की जगह बैकग्राउंड कलर भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कैमल केसिंग यूज की है, देखो पिंक हो गया था कलर, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई बैकग्राउंड कलर। ऐसे ही में नेक्स्ट डॉट फॉन्ट साइज कर देते हैं 5 रैम। देखो इतना बड़ा फॉन्ट हो गया। ये सारी चीजें मैंने स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी नेम से किया। सो व्हाट इज द यूज ऑफ सीएसएस अगर जावास्क्रिप्ट से ही एडिट हो जाता है? अ, भाई सीएसएस तो तुम्हें डिफाइन करनी ही पड़ेगी ना। तुम इतना सारा कोड लिख के अगर तुम करना चाहते हो, या इतने से कोड में तुम सीएसएस लिखना चाहते हो, हाँ तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीएसएस बिल्कुल भी यूज ना करो। कर सकते हो, लेकिन सीएसएस यूज करना ही होता है, लोग करते ही हैं। नो नीड टू इनिशियलाइज एबीसीडी इन एचटीएमएल। नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, देख रहे हो मैंने यहाँ पे सीधा लिखा। सबसे पहले रीड क्या होता है? सबसे पहले रीड एचटीएमएल होती है, फिर सीएसएस होती है, फिर जावास्क्रिप्ट होती है। ये सही है, हाँ भाई सही है भाई, जावास्क्रिप्ट बहुत सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेमो तो मैंने दे दिया साथ साथ में, तो छोड़ो। आखिरी चीज इवेंट्स, इवेंट लिसनर, फिर खत्म करते हैं। बाकी स्टैटिक होस्टिंग वाला बाद में बताते हैं। तो इवेंट्स में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले ये एक टाइमलाइन समझो, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं चैट खोल लूंगा। सब जिंदा हो ना वैसे? हाँ लग तो रहा है। सही है। जय, अरे भाई सब पर्सनल चैट में जय लिख रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारी जावास्क्रिप्ट लोड होती है। एट फर्स्ट द जावास्क्रिप्ट दैट इज लिंक्ड विद एचटीएमएल एंड इट लोड्स ऑल द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तुम तुम्हें बताया होगा कल शायद क्लास में कि लिंक एसआरसी करके तुम जावास्क्रिप्ट ऐड करते हो। फिर क्या होता है, हम इवेंट्स बता रहे हैं, मैं तुम्हें इवेंट्स की टाइमलाइन। फिर तुम इवेंट लिसनर ऐड करते हो, ठीक है। इवेंट लिसनर ऐड करके तुम वी ऐड लिसनर्स व्हिच आर कॉन्स्टेंटली ऑन लुकआउट फॉर इवेंट्स दैट हैपन। फिर इवेंट लिसनर ऐड करने के बाद वो ट्रिगर होता है, ट्रिगर होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है। ये मैंने फॉर नेम से डाल दिया है। ये जब समझोगे तो और अच्छे से आएगा। ये जो पीपीटी भेजूंगा ना मैं, तो एक बार चेक कर लेना फिर से। Event listeners are special tools which we use to catch events triggered by the user. इसका फॉर्मेट ये होता है एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, इवेंट फिर फंक्शन, ठीक है। ये एक सॉर्ट ऑफ एक एनालॉजी बना लो, ये एक इवेंट लिसनर है। ये हर चीज सुन रहा है, ये करता कुछ नहीं है, ये सुन के बस एग्जीक्यूट करता है। अब दिखा देते हैं तुम्हें इसका। तो यही होता है ना शायद, क्लिक होता है। हाँ ऑन क्लिक होता है। ऑन क्लिक करा तो ऑन क्लिक पे क्या करते हैं, एक्स डॉट स्टाइल डॉट। ठीक, अब देखो मैंने इसमें इवेंट लिसनर ऐड किया। ऐड इवेंट लिसनर लिखना है अपने को एक्स डॉट के बाद, फिर इवेंट लिखना है। कौन सा इवेंट है? ऑन क्लिक है। ये देखो इतने सारे इवेंट्स के टाइम भी है। ऑन क्लिक, ऑफ ऑफलाइन, ऑन ब्लर, ऑन कैन प्ले, ये सारे होते हैं, ये तुम गूगल पर कर सकते हो। और फिर मैंने ऑन क्लिक पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एरो फंक्शन है। एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड हो गया। अब मैं से कैसे क्लिक करता हूँ, देखो मैंने क्लिक किया, कलर चेंज हो गया। अरे भाई ये तो है ही भाई, ओपी चीज है ये।
एक बार रीलोड करके फिर से दिखाता हूँ। ये हेडिंग थी, इसका नॉर्मली कोई कलर नहीं था, मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर किया, ऑन क्लिक यूज किया और अंदर एक फंक्शन लिखा, ये फंक्शन तुम्हारा एरो फंक्शन है, और मैंने इस पे क्लिक किया, कलर चेंज हो गया रेड। ठीक है, मैं इसमें और क्या क्या कर, मैंने अभी तो मैंने सिंपली फंक्शन लिख दिया, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये फंक्शन वाला ये पार्ट हटा सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फंक्शन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन। ठीक है, x डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ठीक, अब मैंने इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द फंक्शन देयर, आई हैव मेड द फंक्शन separated from the event listener part. So now when the on click is triggered, this function is also executed. ठीक है, सही किया ना? यार ये क्या, शायद ये ऊपर होता है। आर्ग्यूमेंट नहीं देगा क्या? आर्गुमेंट की जरूरत नहीं ना, अ, पूरे में तो जा है शायद। बी ब्लैक का कैपिटल शायद देना पड़ेगा। नहीं, हो गया यार। एक तो यार ये कोड पेन का ना बड़ा नाटक रहता है, शायद ऐसे देना होता है, अब चलेगा। हाँ, देखा, तो यहाँ पे कर्ल वो सर्कुलर ब्रैकेट्स देने होते हैं। पहला ऐड इवेंट लिस्टनर अकेला मैं समझा नहीं। पहला ऐड इवेंट लिस्टनर मैं समझा नहीं यार, मतलब समझ गए ना ऐड इवेंट लिस्टनर्स कैसे चलते हैं। तुम्हें इवेंट लिस्टनर ऐड करना है, इसमें इवेंट को वो लिसन करेगा और यहाँ पे इवेंट का नाम लिखना है। ठीक है, और इवेंट के एक चीज, दो चीजें पैरामीटर्स में देनी है, या इवेंट का नाम और फिर कॉमा करके फंक्शन। अब तुम फंक्शन चाहो तो अलग से बना सकते हो या वहीं पे डिफाइन भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं तुम पे। ठीक है, इवेंट लिस्टनर हो गया, टाइप्स ऑफ इवेंट हो गया, डेमो भी हो ही गया। आई गेस दैट्स इट। हाँ भाई, खत्म हो गया, कोई डाउट से तो पूछ लो, वरना मैं अब टास्क देता हूँ। डाउट से तो अनम्यूट करके पूछ लो। Sir, if the argument of two function is a, then using the arrow, which one will be called? अगर तुम्हें कोई फंक्शन कॉल करना है तो उसको पहले अलग से नाम देना पड़ेगा, फंक्शन को नाम देना पड़ेगा। और भाई ये जो जितने कम लोग आ रहे हैं ना, उनको बता देना कि YouTube की वीडियो शेयर नहीं होगी अब इतनी आसानी से। YouTube की वीडियो में टास्क खत्म होने के बाद शेयर करूंगा, जिससे तुम लोग YouTube वीडियो देख लेते हो ना, जितने नहीं आ रहे हैं। इसलिए तो ये देख लो, तुम्हारा टास्क है ये, तुम्हें ये कीपर ऐप बनानी है। तुमने कीपर ऐप सुना है नाम? सर व्हाट इज द लास्ट डे फॉर टास्क टू खत्म हो गया भाई, 8 बजे खत्म हो गई इसके डेडलाइन। तो तुमने कीपर ऐप सुनी है ना, गूगल की होती है, देखो इसके अंदर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह से, ओ शिट, हाँ तुम्हारे इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो पुराना होगा। हम्म, तो ये कीपर ऐप को तुम्हें डेमो बनाना है। वी ऑल्सो वॉच द वीडियो सर, हाँ भाई मुझे मालूम है वीडियो देखते हो, लेकिन क्या करें, लोग ही नहीं आ रहे हैं। तो
ये तुम्हारी वर्किंग ऐप होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने टेक नोट किया, टाइटल में ऐसे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस का साइन करता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे ऐसे करके कार्ड में आ जाएगा, दिस इज अ डेमो ऑफ कीपर ऐप। ठीक है, मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं और नोट्स ऐड करना चाहूँ तो मैं और नोट्स भी ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें काफ़ी गूगलिंग करनी पड़ेगी और ऐसा भी हो सकता है तुम्हें काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़े। तो इसलिए इस हिसाब से मैं इसके पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं, 20 नहीं 30 पॉइंट्स का होगा सर ये आपको डेडलाइन ज्यादा रख लो इसका। हाँ भाई, डेडलाइन ज़्यादा रख लो, फिर तुम लोग का फाइनल टास्क की डेडलाइन कम हो जाएगी ना। टफ है काफी। ये पूरा यूआई हमें बनाना है, हाँ भाई पूरा यूआई तुम्हें बनाना है। ये आप तो जावा से बनता है ना भाई, जावा नहीं पढ़ा रहे हैं हम, जावा स्क्रिप्ट से जावा जावा से मोबाइल एप्स बनती है। वो भी बहुत एक सड़े तो में तुम बनती है भाई। पूरी जावा स्क्रिप्ट यूज करोगे तुम लोग, जो तुम्हें अभी बताया ना ऐड इवेंट लिसनर वगैरह, वही सब कुछ यूज होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा सोचो, हो जाएगा। यस सर, आई डोंट इवन नो कि लास्ट डेट हो गया भाई, ये तो तुम्हारी गलती है ना। एक बारी डिस्कॉर्ड चैनल पे ना लास्ट डेट बताई होती है, थोड़ी चेक कर दे करो। तुम डिस्कॉर्ड की नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करो ना। किस प्लेटफॉर्म में बनाना है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बनाना है, फिर से बता HTML दूंगा। ठीक है, ये तुम्हारी ऐप होगी। यहाँ पे ऐसा तुम चाहो तो बना सकते हो, यूआई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे टाइटल तुम दे दो ऐप को, मतलब नोट को, फिर यहाँ पे कुछ लिख दो, ऐड करो तो नोट यहाँ पे ऐड होना चाहिए। कैन यू गिव इंस्ट्रक्शन? रीलोड करने पे टास्क, सॉरी, ये सेव नहीं होते ना? सेव नहीं होगा, उसके लिए बैकएंड चाहिए होगा। अभी ये जितना हाँ, डेटा मैं है वही फ्रंट सोच एंड रहा में, था। ये जितना डेटा है फ्रंट एंड में सेव हो रहा है, बैकएंड के लिए तुम्हें फिर नोट जेएस यूज मोंगोडीबी यूज करना पड़ेगा। ये ग्रीन बटन, अरे भाई ये मेरा ग्रामरली ऑन है, इसे बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पे। हटा दो भाई, सॉरी। ये नॉर्मली इतना ही लगेगा। असाइनमेंट और डेडलाइन सेव करने के लिए काम आ जाएगा। हाँ अगर तुम चाहो तो मैं जब बैकएंड समझा देंगे तो ये और अच्छा लगेगा, है ना। अभी कि देखो ना कितना अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है तुम्हें के लिए, तुम्हें एक पूरा फंक्शन बूटस्ट्रैप से उठा सकते हो कोड। सर मैंने, हाँ एक बार इंग्लिश में कोई पूछा था ना। सो you have to create a clone of this keeper app. Here you have to this is a form, HTML form. You have to hmm, hmm. You have to add a title, you have to add a body to the note, and this will be appended to the body, right? This document, you can add multiple notes here, and you can also implement a delete button. That's optional, but points will be given for that. You can press delete and it can be deleted from the page. सर बिना बैकएंड कैसे बनाएंगे? भाई मैंने, ये बैकएंड नहीं है इसमें, ये फ्रंट एंड ही है ऐप। ये सारा तुम जावास्क्रिप्ट पर बना सकते हो। अनुराग कोई लेवल में प्रॉब्लम नहीं डेटा है अगर सेव करना टीआर है। पहले मर्ज कर दी तो। चलो सर वो इशू नंबर चेंज करके 194 लिखना है 2 की जगह। हाँ, ओके, ओके। सर टास्क पहले कर लिया था, अभी इशू नंबर चेंज किए, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने अभी ये जो कीपर ऐप दिखाया, आपने पहले विंडो पे एक बटन पे क्लिक किया, फिर ये कीपर ऐप पे आ गया, तो हमको भी ऐसे ही करना है या फिर हमको डायरेक्टली सिर्फ कीपर वाला है? डिपेंड करते है, तुम अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं भी कर सकते हो, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ओके सर। कि ऑन क्लिक पे तुम एनिमेशन यूज करो। कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो।